हुआन युआन यंग, जुओ किंग्यू, डोबुयामो ये लोग भी तोप के गोलों की तरह अंदर घुसे। उनकी गति इतनी तेज थी कि उन्हें रोका नहीं जा सका। बाकी दर्शक सभी अमीर और शक्तिशाली थे, तो हुआन युआन यू भला उन्हें कैसे रोक सकते थे। इसलिए सभी को अंदर जाने देने का फैसला किया गया। कुछ पल के लिए रास्ता लगभग अवरुद्ध हो गया था, लेकिन सौभाग्य से गुप्त कमरे के दरवाजे के सामने एक खुली जगह थी जो सभी के खड़े होने के लिए पर्याप्त थी। इस समय बूढ़े मास्टर हुआन युआन के भाव गंभीर थे। उनकी आंखें आधी बंद थीं जब उन्होंने गुप्त कमरे का ताला खोला। हुआन युआन यंग ने मुड़कर जुओ किंग्यू और अन्य लोगों के साथ नजरें मिलाईं। सभी की आंखों में एक उत्साहित और रोमांचक चमक दिखाई दी। ये सारी योजना इसी पल के लिए थी। एक बार ये दरवाज़ा खुलने के बाद अग्नि पूरी तरह से अपमानित हो जाएगी। यह महिलाओं के लिए एक गंभीर मामला है, लेकिन पुरुषों के लिए ये रोमांस का एक अतिरिक्त स्पर्श मात्र है। जुओ किंग्यू ने सोचा, जब समय आएगा तो क्या मैं जुओ किंग्लियू से अग्नि को शादी करने के लिए पालकी में वापस ले जाने के लिए कहूंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? बेशक वह सिर्फ एक उपपत्नी बनेगी। एक बार कोई जुओ परिवार में प्रवेश कर लेता है तो उसे मारना है या काटना है, ये पूरी तरह से जुओ परिवार पर निर्भर करता है। जैसे ही जुओ किंग्यू अपनी योजनाएं बना रही थी, खट अंधेरे कमरे का दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही अंदर से भीषण गर्मी की एक लहर निकली और खून की एक धारा बह निकली। ताज़ा खून! क्या जुओ किंग्लियू ने अग्नि को मार डाला? हुआन युआन यंग और जुओ किंग्यू ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में आश्चर्य का भाव दिखाई दिया, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गलत है। अग्नि एक खूबसूरत पोशाक पहने हुए जमीन पर पसरी हुई थी। उसकी कलाई से चमकीले लाल खून की एक लकीर बह रही थी। खून बाहर की ओर बह रहा था। उसके कपड़े साफ और करीने से पहने हुए थे, जो इस बात का कोई संकेत नहीं दे रहे थे कि उसके साथ कोई बदसलूकी हुई है। ये सही नहीं है। हुआन युआन यंग और जुओ किंग्यू ने एक दूसरे को देखा। दोनों हैरान और भ्रमित लग रही थीं। जुओ किंग्लियू कहाँ है? हुआन युआन यंग और जुओ किंग्यू जल्दी से अंदर दौड़ीं। हालांकि यह अंधेरा कमरा केवल 10 वर्ग मीटर आकार का था, जिसके चारों तरफ कुछ भी अनावश्यक नहीं था। ये पूरी तरह से खाली और पारदर्शी था। जुओ किंग्लियू कहाँ है? हुआन युआन यंग ने जुओ किंग्यू को पकड़ लिया। उसकी इच्छा हो रही थी कि वह उसका गला घोंट दे। क्या हमने इस पर सहमति नहीं जताई थी कि जुओ किंग्लियू अंदर रहेगा और अग्नि को अपमानित करेगा? जुओ किंग्यू भी पूरी तरह से हैरान थी। उसने पहले ही जुओ किंग्लियू से बात कर ली थी और वह आसानी से सहमत हो गया था, तो अब वह कहाँ है? उसी समय राजकुमारी फैंग और समर राठौर पहले ही अंदर आ चुके थे। समर राठौर ने अग्नि को अपनी बाहों में पकड़ रखा था और चिंता से पूछ रहा था, छोटी अग्नि, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? अग्नि की आवाज़ कमज़ोर और रुक रुक कर आ रही थी, तुम सब बाहर जाओ, अंधेरे कमरे में जहर है। ये सुनकर जिन लोगों ने मूल रूप से अंदर जाने का इरादा किया था, उन सभी ने सहज रूप से एक कदम पीछे ले लिया। किस तरह का जहर? राजकुमारी फैंग ने सहज रूप से पूछा। अग्नि ने कड़वाहट भरी मुस्कान दी, वसंत समीर, भ्रमचूर्ण, एक तरह का कामोत्तेजक। कितने अफसोस की बात है। क्या तुम यहाँ बिल्कुल अकेली हो? राजकुमारी फैंग ने अपने दांत पीसे। वह मूर्ख नहीं है। क्या वह महिलाओं के बीच इस तरह की साजिशों को नहीं समझती? ये सोचकर राजकुमारी फैंग ने हुआन युआन यंग को गुस्से से घूरा। मुझे यहाँ बंद कर दिया गया था और हाथ में कोई मारक नहीं था, इसलिए मुझे अपनी कलाई काटनी पड़ी। खून के साथ विष बाहर बह गया, जिससे बहुत दर्द कम हो गया। कामोत्तेजक? अग्नि को यहाँ बंद कर दिया गया था और उसे कामोत्तेजक दिया गया। तुम्हें यहाँ बंद कर दिया गया था? तुम्हें यहाँ किसने बंद किया? राजकुमारी फैंग ने गुस्से में अपने दांत पीसे। बिना किसी हिचकिचाहट के अग्नि ने हुआन युआन यंग की ओर अपनी उंगली उठाई। इस क्षण हुआन युआन यंग बेहद घबरा गई थी। ये योजना के बिल्कुल विपरीत है। उसकी मूल योजना सभी को यहाँ लुभाने की थी, और फिर हर कोई देखता कि अग्नि और जुओ किंग्लियू क्या कर रहे थे। उस समय अग्नि की चीखों की परवाह कौन करता? अग्नि क्या कहती है, इसकी परवाह कौन करता? कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। लेकिन अब हुआन युआन यंग ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अग्नि अंधेरे कमरे में अकेली पड़ी होगी, और कामोत्तेजक इतना शक्तिशाली नहीं था। उसे इसका क्या जवाब देना चाहिए था? इसलिए अब हुआन युआन यंग केवल इससे इनकार कर सकती है, दृढ़ता से इसे इनकार कर सकती है। हुआन युआन यंग, नहीं, मैंने तुम्हें बंद नहीं किया था। अग्नि, झूठे आरोप मत लगाओ। अग्नि ने उपहास किया, तुमने ही मुझे अपने हाथों से यहाँ बंद किया था, और तुमने तो यहाँ तक कहा था कि तुम मुझे अपमानित करने के लिए एक आदमी को अंदर भेजोगी। सौभाग्य से मुझे जल्दी खोज लिया गया, अन्यथा मैं अब तक पूरी तरह से बर्बाद हो गई होती। हुआन युआन यंग, अगर तुम दोष ढूंढना चाहती हो तो तुम हमेशा एक बहाना ढूंढ सकती हो। अग्नि, हुआन युआन यंग, क्या तुम मरते दम तक इससे इनकार करने वाली हो? हुआन युआन यंग, मुझे उस बात को क्यों स्वीकार करना चाहिए जो मैंने नहीं की?
उसने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, अग्नि, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें पहले नाराज किया था, लेकिन क्या मैंने बाद में तुमसे माफ़ी नहीं मांगी थी? तुम अभी भी मुझे इस तरह नुकसान पहुंचाने की कोशिश क्यों कर रही हो? अग्नि ने उपहास किया, तो तुम्हारा मतलब है कि मैंने खुद को इस अंधेरे कमरे में बंद कर लिया, खुद को कामोत्तेजक दवा दी और फिर तुम्हारे लिए खुद को घायल करने का नाटक करने के लिए एक खंजर से अपनी कलाई काट ली? हुआन युआन यंग, ये तुमने खुद कहा है, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। एक पल के लिए सभी ने अग्नि और हुआन युआन यंग को कुछ संदेह के साथ देखा। उन्हें नहीं पता था कि किस पर विश्वास किया जाए। अग्नि, क्या होगा अगर मेरे पास सबूत हो? हुआन युआन यंग, अगर तुम सबूत पेश कर सकती हो तो मुझे मार डालो या मुझे प्रताड़ित करो, ये तुम पर निर्भर है। वैसे भी मैंने यह नहीं किया है, इसलिए मुझे तुम्हारे किसी भी सबूत से डर नहीं लगता। अग्नि ने अपने दांत पीसे। ये देखकर कि अग्नि थोड़ी दोषी लग रही थी, हुआन युआन यंग ने तुरंत जवाबी हमला किया, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारे पास सबूत है? मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ, सिर्फ बातें मत बनाओ। अग्नि ने अपना सिर झुका लिया, अपनी मुठियां भींच लीं और बहुत दोषी लग रही थी। हुआन युआन यंग ने आक्रामक रूप से जवाब दिया, तुम मुझे बदनाम कर रही हो और आधारहीन आरोपों के साथ मुझे फंसा रही हो। मैं एक सम्मानित परिवार की निर्दोष और सम्मानित बेटी हूँ। मुझे अभी शादी करनी है और अपना भविष्य बनाना है। भले ही मैं अपनी प्रतिष्ठा बर्बाद करने के लिए सहमत हो जाऊं, हुआन युआन परिवार इसकी अनुमति कभी नहीं देगा। जैसे ही हुआन युआन यंग ने ये कहा, वह तुरंत पूरे हुआन युआन परिवार के पक्ष में खड़ी हो गई। निश्चित रूप से हुआन युआन परिवार के अन्य सदस्यों ने बोलना शुरू कर दिया, खासकर हुआन युआन जुएयू। यह महिला लंबे समय से घुटन महसूस कर रही थी और उसे आखिरकार यह अवसर मिल गया था, तो वह इसे जाने क्यों देती। इसलिए हुआन युआन जुएयू ने उपहास किया, ये सही है, जल्दी करो और सबूत पेश करो, अन्यथा यह एक साजिश है। तुमने खुद को चोट पहुंचाने की यह चाल चली है। अग्नि ऐसी लग रही थी मानो वह इतनी गुस्से में थी कि उसे खून की उल्टी होने वाली थी और उसका शरीर ऐसे डगमगा रहा था मानो वह गिरने वाली हो। समर राठौर आग बबूला हो गया और किसी को मारने के लिए दौड़ा। लेकिन उसी पल अचानक कहीं से एक पीला पक्षी उड़ता हुआ आया और हुआन युआन यंग के कंधे पर बैठ गया। उसने हुआन युआन यंग की आवाज़ की नकल की, छोटी अग्नि, हमने एक सौदा किया है। मैंने तुम्हें पहले नाराज किया था, लेकिन अब मैं तुम्हें दीप्तिमान ड्रैगन मिट्टी दिखाने ला रही हूँ और फिर हम बराबर हो जाएंगे। अब तुम मुझे दोष नहीं दे सकती। उपस्थित सभी लोग दंग रह गए। ये ठीक हुआन युआन यंग के सिर के ऊपर बैठा था, इसलिए जब दूसरों ने इसे सुना तो उन्हें लगा कि हुआन युआन यंग बोल रही है। ये शब्द सुनकर हुआन युआन यंग पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। ये वाक्य वही था जो उसने पहले अग्नि से कहा था, इस पक्षी की मौजूदगी में। इस पक्षी ने वास्तव में इसकी नकल की थी और हर एक शब्द की पूरी तरह से नकल की गई थी। हुआन युआन यंग घबरा गई। उसने सहज ही पीले तोते को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे चकमा देने में महारत हासिल है। वह तुरंत उड़कर अग्नि के कंधे पर बैठ गया। उसने अग्नि के लहजे की नकल की, वास्तव में मैं दीप्तिमान ड्रैगन मिट्टी नहीं देखना चाहती। उपस्थित लोग, हुआन युआन यंग पागल हो गई थी। वह चिल्लाई, उसे पकड़ो, उसे अभी पकड़ो, आहे। हालांकि जब हुआन युआन परिवार ने कोई कदम उठाने की कोशिश की तो राजकुमारी फैंग द्वारा लाए गए लोगों ने उन्हें रोक दिया। पीले तोते ने अपना प्रदर्शन जारी रखा। उसने हुआन युआन यंग की नकल की, मुझे पता है कि छोटी अग्नि सच में नहीं आना चाहती थी। मुझे तुम्हें यहाँ खींचकर लाना पड़ा, है ना? अग्नि की आवाज़, हाँ। ये सुनकर हुआन युआन यंग चिल्लाई, बिल्कुल नहीं। यदि यह जारी रहा तो आगे की बातचीत उसके लिए और भी अधिक नुकसानदायक हो जाएगी और फिर। हुआन युआन यंग उस बेवकूफ़ पक्षी का गला घोंटने के लिए उत्सुक थी, लेकिन इससे पहले कि वह एक कदम भी बढ़ा पाती, समर राठौर पहले ही अपनी चाल चल चुका था। उसने हुआन युआन यंग को पकड़ लिया, उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे मरोड़ दिए, उसे अमर बंधन रस्सी से बांध दिया और उसे जोरदार आवाज़ के साथ ज़मीन पर पटक दिया। हुआन युआन यंग चिल्लाए, उस पक्षी को मार डालो, उस पक्षी को अभी मार डालो। वह पक्षी बकवास कर रहा है। और वह बातचीत जारी रही। हुआन युआन यंग की आवाज़, मेरे दादाजी अभी यहाँ नहीं हैं, इसलिए हम इस अवसर का लाभ उठाकर तुम्हें कुछ दीप्तिमान ड्रैगन मिट्टी चुराने में मदद कर सकते हैं। क्या तुम तब अपनी साधना जारी रख पाओगी? अग्नि की आवाज़, दीप्तिमान ड्रैगन मिट्टी चुराना? तुमने अभी ऐसा तो नहीं कहा था। तुमने कहा था कि तुम बस इसे देखोगी। हुआन युआन यंग की आवाज़, क्या तुम नहीं जानती कि एक चोर कभी खाली हाथ नहीं लौटता? जब हम यहाँ हैं तो क्या तुम मूर्ख हो जो कुछ दीप्तिमान ड्रैगन मिट्टी नहीं लोगी? अग्नि की आवाज़, लेकिन वो तुम्हारे दादाजी की चीज़ें हैं, तुम उन्हें कैसे चुरा सकती हो? नहीं, इस पक्षी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये पक्षी बकवास कर रहा है, इस पक्षी को मार डालो। हुआन युआन यंग ने आखिरी कोशिश की। हालांकि न केवल हुआन युआन परिवार बल्कि बहुत से लोग जानते हैं कि यह पीला तोता बूढ़े मास्टर हुआन युआन द्वारा पाला गया था।
क्योंकि यह बूढ़ा व्यक्ति अक्सर राजसी विद्यापीठ परिसर में इत्मीनान से टहलते समय अपनी बांह पर एक तोता लेकर चलता था। इसलिए हर कोई इस समय आपस में फुसफुसा रहा है, ये पक्षी कोई साधारण पक्षी नहीं है, इसे दादाजी हुआन युआन ने खुद पाला था। हर कोई यह जानता है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हुआन युआन यंग झूठ बोल रही थी। उसने अभी कहा था कि अग्नि ने पीली ड्रैगन मिट्टी देखने की जिद की थी, लेकिन पता चला कि वह खुद इसे देखना चाहती थी। काले को सफ़ेद में बदलना और जानबूझकर दूसरों को बदनाम करना, ये कुमारी हुआन युआन यंग वाकई कमाल की है। इतनी कम उम्र में ही एक माहिर झूठी। सभी के संदेह, आलोचना और उपहास का सामना करते हुए हुआन युआन यंग इतनी गुस्से में थी कि उसे लगभग खून की उल्टी हो गई। यह उसका मूल इरादा नहीं था। मैंने नहीं किया, इस पक्षी में कुछ गड़बड़ है। अग्नि ने इसके साथ छेड़छाड़ की होगी, यही बात होनी चाहिए। पहले कुछ लोगों ने हुआन युआन यंग की बातों पर विश्वास किया होगा, लेकिन अब कई लोगों ने गवाही दी है कि यह बूढ़े मास्टर हुआन युआन का पक्षी है। दादाजी हुआन युआन इस समय कहाँ हैं? हर कोई उन्हें हर जगह खोज रहा है, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति वहां नहीं है। पक्षी बोलता रहा। अचानक फिर पक्षी ने एक जोरदार धमाके की नकल की। अग्नि, अग्नि, क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं तुम्हें किसी खजाना कक्ष में लाऊंगी? हा हा हा। हुआन युआन यंग, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। तुमने मुझे मार डाला। मैं भूत बनकर भी तुम्हें डराऊंगी। तुम यहीं रहोगी। जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा कि मौत की कामना करने का क्या मतलब होता है। अग्नि की आवाज़, क्या तुम्हें उत्तरी राठौर राजघराने के प्रतिशोध का डर नहीं है? हुआन युआन यंग की आवाज़, हा हा हा, उत्तरी राठौर राजघराना। पवन राजकुमारी वास्तव में घमंडी है, लेकिन तुम्हारे अपमानित होने के बाद क्या तुम्हें लगता है कि वह अभी भी तुम्हें अपनी गोद ली हुई बेटी के रूप में स्वीकार करेगी? बेहतर होगा कि तुम अपनी चिंताएं बचाकर रखो और खुद की चिंता करो। हा हा हा। वह पीला तोता कितना अजीब पक्षी है। इसकी याददाश्त आश्चर्यजनक है और ध्वनियों की नकल करने की इसकी क्षमता बिल्कुल अद्भुत है। पिंशुकम से यह न केवल ध्वनियों की नकल करता है, बल्कि चेहरे के भावों की भी नकल करता है। हुआन युआन यंग के बोलने का तरीका, उसकी आभा, उसके भाव, उसका लहजा, सब कुछ पूरी तरह से नकल किया गया था। ये डरावना था। अगर यह सच नहीं है तो फिर क्या है? राजकुमारी फैंग गुस्से में दहाड़ी। तुम, हुआन युआन यंग, तुमने वास्तव में पहले सफ़ेद झूठ बोला था। हर कोई लगभग तुम्हारे धोखे में आ गया था। ये देखकर कि वह इसे अब और नहीं छिपा सकती, हुआन युआन यंग भागने के लिए मुड़ी। लेकिन क्या अब वह जब चाहे भाग सकती है? पवन रानी के आदेश के अधीन लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता था। उनमें से दो ने हुआन युआन यंग का रास्ता रोक लिया, जिससे उसका 1 इंच भी हिलना असंभव हो गया। फिर पवन राजकुमारी आगे बढ़ी, अपना हाथ उठाया, हुआन युआन यंग को पकड़ा और उसे अपने सामने खींच लिया। राजकुमारी फैंग ने कोई दया नहीं दिखाई और हुआन युआन यंग की जमकर पिटाई कर दी। आसपास हर कोई अवाक था। उनके जैसे परिवार के लिए, उनकी बेटियों के लिए सबसे खराब सजा बौद्ध धर्मग्रंथों की नकल करने के लिए एकांतवास होगी। उन्हें राजकुमारी फैंग जैसा कोई कहाँ मिलेगा? उसे घसीट कर लाया गया और बुरी तरह पीटा गया। लेकिन दुर्भाग्य से इतनी क्रूर पिटाई के बाद हुआन युआन परिवार के सदस्यों ने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार हुआन युआन यंग ने जो किया वह पूरी तरह से घृणित था। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे पिटाई से सुलझाया जा सके। राजकुमारी फैंग निश्चित रूप से बाद में और भी अधिक अपमानजनक मांगे करेंगी। अग्नि ने समय का अनुमान लगाया, अभी अंदर का माहौल निश्चित रूप से बेहद कामुक हो चुका होगा, है ना? ये सोचकर अग्नि ने समर राठौर की बाहों से उठने के लिए संघर्ष किया और आगे बढ़ी। माँ, कृपया उसे मारना बंद करें, आपके हाथ में चोट लग जाएगी। हम्फ। राजकुमारी फैंग इतनी गुस्से में थी कि उन्होंने अपनी हथेली घुमाई और हुआन युआन यंग का शरीर अंधेरे कमरे की दीवार से जा टकराया। आपको पता होना चाहिए, अग्नि की अभी की स्थिति कोई यादृच्छिक स्थिति नहीं थी। जिस कोण और बल से हुआन युआन यंग को फेंका गया था, उसमें भी अग्नि ने गुप्त रूप से हेरफेर किया था। क्योंकि केवल इसी तरह से आने वाला नाटक रोमांचक होगा, है ना? यहाँ इतने सारे लोगों के इकट्ठा होने पर कुछ अच्छा तमाशा कैसे नहीं हो सकता? तड़क, हुआन युआन यंग का शरीर दीवार से टकराया और जल्द ही दीवार से एक जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज़ आई। पवन रानी अविश्वसनीय रूप से मजबूत हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या इस दुर्घटना में हुआन युआन यंग को कोई गंभीर चोट आई। जैसे ही हर कोई यह सोच रहा था, अचानक खट खट, अंधेरे कमरे का दरवाज़ा जो खुला हुआ था अचानक बदल गया और अपनी जगह पर घूमने लगा। उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि बूढ़े मास्टर हुआन युआन का चेहरा कितना भयानक हो गया था। क्लिक क्लैक, अंधेरा कमरा 180 डिग्री घूम गया और 10 वर्ग मीटर से कम का वह अंधेरा कमरा जहां अग्नि थी, पीछे की ओर चला गया, जबकि जो हिस्सा पीछे था वह सामने आ गया। केवल इस दृश्य को देखकर उपस्थित सभी लोग अविश्वास में घूरने लगे। हे भगवान, उन्होंने क्या देखा? इस अंधेरे कमरे के अंदर दरवाज़ा पूरी तरह से खुला था और दो नग्न आकृतियां एक दूसरे से गुंथी और उलझी हुई थीं।
वह मुद्रा, वह आकृति, वह आवाज़ ने उपस्थित सभी लोगों को शर्मा दिया और उनके दिलों की धड़कन बढ़ा दी। वे सीधे देखने में असमर्थ थे। अचानक किसी ने कहा, क्या ये बूढ़े मास्टर का खजाना कक्ष नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि बूढ़े व्यक्ति ने अंदर किसी को छिपा रखा हो? अग्नि बेहद असहाय थी, लेकिन जैसा कि कहावत है, जब आप किसी की छत के नीचे होते हैं तो आपको अपना सिर झुकाना पड़ता है। उसने असहाय होकर आह भरी। ओह! दुखी दिखते हुए अग्नि ने कपड़ा काटा और सुई में धागा डाला। अग्नि ने देखा था कि कैसे उसकी सुंदर माँ ने सहज कृपा के साथ एक बटुआ बनाया था, लेकिन जब उसने इसे खुद सिला तो टाँके हमेशा टेढ़े मेढ़े और असमान थे। तुमने इसे ऐसे क्यों सिला है जैसे कोई लंगड़ा व्यक्ति चलता हो? विक्रम ने अग्नि के हाथ से बटुआ छीन लिया, उस पर एक नज़र डाली और उसे सीधे कूड़ेदान में फेंक दिया। अग्नि चिल्लाए और उसे पकड़ने की कोशिश की। मेरा बटुआ! उसने इतनी मेहनत की थी, कई खराब करने के बाद आखिरकार एक ऐसा बनाया था जो मुश्किल से स्वीकार्य था, और उसने वास्तव में इसे फेंक दिया। अग्नि इसे छीनने के लिए आगे झपटी, लेकिन विक्रम ने अपना हाथ उठाया और पूरे कूड़ेदान में आग लग गई। अग्नि! वह केवल गुस्से से विक्रम को घूर सकती थी। महामहिम बेहद शांत रहे। अग्नि के गुस्से का सामना करते हुए उन्होंने लापरवाही से कहा, क्या होगा अगर मैं इस अजीब अग्नि मोती को खुद ही परिष्कृत कर लूं? ये धमकी बिल्कुल भयानक है। बिल्कुल नहीं। अग्नि ने उसे गुस्से से घूरा। यह आदमी उसे धमकाने के अलावा और कर ही क्या सकता है? लेकिन अग्नि को उसके द्वारा धमकाया गया था क्योंकि उसकी जीवन रेखा उसी के हाथों में थी। मैं बहुत गुस्से में हूँ। अग्नि गुस्से से बैठ गई और उसने फिर से अपनी सुई और धागा उठा लिया। जब मैंने पहले बटुआ बनाया था तो मैं वास्तव में केवल काम निपटा रही थी, इसलिए मैंने इसमें अपना दिल नहीं लगाया था। मुझे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि टाँके टेढ़े थे। मैं बस ऐसा कुछ बनाना चाहती थी जो स्वीकार्य हो। लेकिन अब अग्नि को एहसास हुआ कि यदि वह विक्रम को संतुष्ट करने वाला काम नहीं करेगी तो वह हार नहीं मानेगा। वह उसे बार बार काम दोहराने के लिए मजबूर करेगा जब तक कि वह उसे पागल न कर दे। एक गहरी सांस लेते हुए अग्नि ने अपने दिल में गुस्से को दबा लिया। ये सिर्फ एक बटुआ ही तो है ना? वह उन 5 सबसे कठिन सालों से बच गई है, तो वह एक बटुए से क्यों डरेगी? क्या मजाक है? अग्नि अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान है। जब वह किसी चीज़ में अपना दिल लगाती है तो वह असाधारण रूप से जल्दी सीखती है। जब वह शांत हुई तो उसके द्वारा बनाया गया बटुआ आधे घंटे से भी कम समय में काफ़ी अच्छा लगने लगा। एक विशेषज्ञ के लिए टाँके शायद उतने बारीक न हों, लेकिन वे पहले से ही एक औसत कढ़ाई करने वाले के टाँकों के तुलनीय हैं। अग्नि ने खुशी खुशी विक्रम को बटुआ दिखाया। ये कैसा है? क्या ये सुंदर नहीं है? इन टाँकों को देखो, कितने बारीक हैं। यह ऐसा कुछ है जो कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। अग्नि ने शेखी बघारी। लेकिन महामहिम अभी भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने लापरवाही से अग्नि की ओर देखा और कहा, ये पूरा खाली है। इसमें इतना आकर्षक क्या है? इसे फिर से बनाओ। अग्नि! परिस्थितियां ऐसी हैं कि अग्नि के पास गुलामी स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कढ़ाई करना इतना भी मुश्किल नहीं है। कुछ ही देर में अग्नि ने बटुए पर कुछ हरी पत्तियां काढ़ीं और उसे विक्रम को दे दिया। महामहिम का चेहरा काला पड़ गया। तुम्हारी नज़र में मैं सिर्फ एक सहायक पात्र हूँ। अग्नि! बटुए को फिर से काटने और सिलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। दूसरी बार अग्नि ने उस पर कुछ हल्के गुलाबी फूल काढ़े। महामहिम का चेहरा और भी काला पड़ गया। तुम्हारी नज़र में क्या मुझे, तुम्हारे महामहिम को, ये फूल पसंद आएंगे? इन्हें फिर से बनाओ। अग्नि! मैं बहुत गुस्से में हूँ। लेकिन वह केवल अपना गुस्सा निगल सकती थी और अपने बटुए के साथ काम जारी रखने के लिए वापस भाग गई। हालांकि अंत में अग्नि लगभग पागल हो चुकी थी। हरी पत्तियां नहीं चलेंगी, फूल और घास नहीं चलेंगे, कीड़े, मछली, पक्षी और जानवर नहीं चलेंगे, यहाँ तक कि प्यारे पालतू जानवर भी नहीं चलेंगे। ये बिल्कुल हास्यास्पद है। दोपहर से शाम तक सूरज लगभग ढल रहा था और अग्नि को अभी भी बार बार हतोत्साहित किया जा रहा था। नहीं नहीं नहीं, क्या तुम बेवकूफ़ हो? यह क्या है? इसे फिर से बनाओ। अग्नि! मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तड़क! अग्नि ने बटुए को मेज पर पटक दिया। उसकी आंखें गुस्से से धधक रही थीं। अग्नि! इसके बारे में आपको मास्टर हुआन युआन से पूछना होगा, लेकिन मेरा अनुमान है कि जुओ किंगलियू कुछ घंटों में जाग जाएगा। जुओ किंगलियू ने अग्नि को घूरा। तुम सच में इतनी दयालु हो? अग्नि! तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, तो मैं तुम्हारे प्रति दुर्भावना क्यों रखूंगी? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मेरे साथ कुछ करने की योजना बना रही हो? जुओ किंगलियू ने अग्नि को गुस्से से घूरा। ज्यादा मत सोचो। बात करते करते जुओ किंगलियू ने जल्दी से जुओ किंगलियू को अपने कंधे पर उठाया और अफरा-तफरी के बीच खिसक गई। अन्यथा एक बार जब हुआन युआन परिवार को पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, तो क्या जुओ किंगलियू जीवित बचेगा? ये देखकर कि वह जुओ किंगलियू को नहीं मार सका, हुआन युआनजे ने एक खंजर पकड़ा और उसे सीधे मैडम कई की छाती की ओर घोंपने की कोशिश की। पिताजी!
नहीं, हुआन युआन यंग अपनी माँ को चाकू से मारते हुए चुपचाप कैसे देख सकती थी? इसके अलावा वह इस सब के पीछे की असली मास्टरमाइंड थी। हुआन युआन यंग की चीख ने तुरंत सभी का ध्यान मैडम कई की ओर खींच लिया, जिससे हुआन युआनजे उन्हें मारने से रुक गया। उसी पल अंदर से एक उग्र दहाड़ गूंज उठी। फिर अलमारियों के पलटने की जोरदार आवाज आई। क्या हुआ? सबके दिमाग थोड़े उलझन में थे। उपस्थित सभी लोगों में से केवल अग्नि ही जानती थी कि क्या हुआ था। उसने बूढ़े मास्टर हुआन युआन द्वारा रखे गए सभी 10 खजाने ले लिए थे। उसी समय बूढ़े मास्टर हुआन युआन अंदर से दौड़ते हुए बाहर आए और दहाड़े, किसी को भी यहाँ से जाने की अनुमति नहीं है। बूढ़े मास्टर हुआन युआन की आवाज़ बिजली कड़कने जैसी थी, जो सबके सिर के ऊपर गूंज रही थी। उपस्थित सभी लोगों को अपने कानों में झंझनाहट महसूस हुई और उन्हें इतना दर्द हो रहा था कि उन्हें लगा जैसे उनके कानों से खून बहने वाला है। पिताजी, क्या हुआ? हुआन युआन यू ने आश्चर्य भरे भाव से पूछा। आपको पता होना चाहिए कि बूढ़े मास्टर हुआन युआन अपनी प्रतिष्ठा को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, और आज जन्मदिन के भोज में आए लोगों में से कोई भी साधारण परिवार से नहीं है। दादाजी हुआन युआन अपना आपा खो चुके थे और पूरी तरह से पागल हो गए थे। वह एक ऐसा खजाना था जिसे उन्होंने कई सालों से संभाल कर रखा था। हालांकि एक चालाक खरगोश के कई बिल होते हैं और वह संभवतः अपने सभी खजाने एक ही टोकरी में नहीं रख सकता, लेकिन यहाँ के खजाने उनके लंबे जीवन में जमा किए गए खजाने का कम से कम एक तिहाई थे। ये किसी भी इंसान को पागल कर सकता है। बूढ़े मास्टर हुआन युआन की तर्कहीन स्थिति को देखकर अग्नि को एहसास हुआ कि उसके द्वारा ली गई 10 वस्तुएं कितनी कीमती और दुर्लभ थीं। अगले ही पल दादाजी हुआन युआन की नज़र अग्नि पर टिक गई। वह अग्नि की ओर लंबे डग भरते हुए बढ़े। समर राठौर अग्नि के सामने खड़ा हो गया और बूढ़े मास्टर हुआन युआन को गुस्से से घूरते हुए बोला, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? दादाजी हुआन युआन गुस्से से आग बबूला थे और उन्हें किसी और चीज़ की परवाह नहीं थी। लेकिन फिर उन्होंने अपना हाथ हिलाया और यह ऐसा था मानो कोई ज्वारीय लहर नीचे आ गिरी हो। समर राठौर की ताकत काफ़ी जबरदस्त थी, लेकिन वह दादाजी हुआन युआन के हथेली के एक प्रहार का भी सामना नहीं कर सका। समर राठौर का शरीर पीछे की ओर उड़ गया। अगले ही सेकंड पवन रानी पहले से ही अग्नि के सामने खड़ी थीं। इस समय बूढ़े मास्टर हुआन युआन की आंखें खून से लाल थीं और उनकी नाक से धुआं निकल रहा था। उनकी नज़र अग्नि पर टिकी थी, मानो अग्नि उनकी जानी दुश्मन हो। राजकुमारी फैंग ने बूढ़े मास्टर हुआन युआन को घूरा और उन्हें ठंडे स्वर में चेतावनी दी, चाहे जो भी हुआ हो बूढ़े मास्टर, मुझे उम्मीद है कि आप शांत हो सकते हैं। उत्तरी राठौर राजघराने के 12 शूरवीर पवन रानी के सामने एक साथ खड़े हो गए। उनका रवैया सरल और स्पष्ट था। यदि आप पवन राजकुमारी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो आपको उनकी लाशों के ऊपर से गुजरना होगा। आमतौर पर दादाजी हुआन युआन इतने पागल नहीं होते, लेकिन आज की बात अलग है। वह खजाने के कक्ष से खोए गए 10 खजानों, जिनमें दीप्तिमान ड्रैगन मिट्टी भी शामिल थी, को लेकर बहुत दुखी थे। उन्हें हुआन युआन हवेली की साधना तकनीकें जुबानी याद थीं, लेकिन उनके पास एक ऐसा खजाना है जो उनके जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए दादाजी हुआन युआन ने इतनी बेतहाशा प्रतिक्रिया दी। बूढ़े मास्टर हुआन युआन ने सीधे कार्रवाई की। बैंग बैंग बैंग। 12 शूरवीर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। हालांकि हुआन युआन हवेली शक्तिशाली व्यक्तियों से रहित नहीं है, इसके विपरीत यह उनसे भरी हुई है, जैसा कि अब हो रहा है। अंधेरे में छिपे हुए 12 बुजुर्ग अचानक प्रकट हुए। बैंग बैंग बैंग। तुरंत ही चारों ओर एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। क्या अराजक दृश्य था! स्थिति को ठीक न देखकर दर्शकों ने मुड़कर जाने की कोशिश की। हालांकि बूढ़े मास्टर हुआन युआन ने दहाड़ते हुए कहा, किसी को भी यहाँ से जाने की अनुमति नहीं है। हुआन युआन यू, रास्ता रोक दो, जो कोई भी जाने की कोशिश करेगा उसे मार दिया जाएगा। उन्होंने इतनी कठोर बातें कहने की हिम्मत भी की। आखिर हुआ क्या? मेहमानों ने एक दूसरे को देखा, उनके चेहरों पर उलझन और डर दिखाई दे रहा था। 12 बुजुर्गों और उत्तरी राठौर राजघराने के 12 पवित्र शूरवीरों ने हवा में भयंकर युद्ध किया। उनकी लड़ाई बराबरी की साबित हुई। हालांकि बूढ़े मास्टर हुआन युआन सीधे अग्नि की ओर चले गए। राजकुमारी फैंग अपने चूजों की रक्षा करने वाली एक मां मुर्गी की तरह अग्नि के सामने सीधी खड़ी हो गईं। राजकुमारी फैंग दहाड़ी, मेरी छोटी अग्नि को छूने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पहले मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। बूढ़े मास्टर हुआन युआन की लाल आंखों को अब कुछ और नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उन्होंने अपना हाथ हिलाकर राजकुमारी फैंग को एक तरफ धकेल दिया। राजकुमारी फैंग ने अपना संतुलन खो दिया और लड़खड़ा गईं, लेकिन सौभाग्य से दादी ताऊ ने उन्हें जल्दी से पकड़ लिया और उन्हें चोटिल होने से बचा लिया। इस क्षण बूढ़े मास्टर हुआन युआन ने अपनी ठंडी आंखों से अग्नि को एकटक घूरा और उनकी मजबूत दाहिनी बांह पहले ही आगे बढ़ चुकी थी। लोहे जैसे हाथ ने अग्नि की पतली गोरी गर्दन को पकड़ लिया। ओह! अग्नि का शरीर ऊपर उठ गया, उसके पैर जमीन से उठ गए। ये चाल बहुत खतरनाक है। एक ही पल में अग्नि को लगा कि उसकी नाक और फेफड़ों में सांस अचानक रुक गई है,
वह न तो सांस ले सकती थी और न ही छोड़ सकती थी। उसका दम घुट रहा था। अग्नि ने सहज ही अपने पैर चलाए, उसका चेहरा नीला बैंगनी पड़ गया और उसकी पुतलियां फैलने लगीं। पवन रानी चिंता से पागल हो रही थीं। वह पागलों की तरह दौड़कर आए और चिल्लाए, उसे नीचे रखो, उसे नीचे रखो, वह मर जाएगी। दादाजी हुआन युआन ने अग्नि को एकटक घूरा और दहाड़ते हुए कहा, मुझे बताओ, तुमने इसे कहाँ छिपाया है? उसी क्षण हुआन युआन जिंग पहले ही अंदर के कमरे में दौड़ गया था और अब अविश्वास से भरे चेहरे के साथ वहां से बाहर भाग रहा था। सब गायब हो गया, अंदर के सारे खजाने गायब हो गए। दादाजी उसे एक बार इसे दिखाने के लिए अंदर ले गए थे, ये कहते हुए कि भविष्य में वे सारे खजाने उसके होंगे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वे सब रातों रात गायब हो गए। खांसी खांसी। अग्नि बोलना चाहती थी, लेकिन वह एक भी सांस नहीं छोड़ पा रही थी। उसने ये बताने के लिए अपने मुंह की ओर इशारा किया कि वह बोलना चाहती है। बूढ़े मास्टर हुआन युआन ने ठंडी आह भरी, अग्नि को जमीन पर पटक दिया और गुस्से से कहा, अब बोलो। खांसी खांसी खांसी। अग्नि जोर से खांसने लगी और सांस लेने के लिए हाँफने लगी। राजकुमारी फैंग दौड़कर आई और कोमलता से अग्नि को गले लगा लिया। उन्होंने चेतावनी भरी नज़र से बूढ़े मास्टर हुआन युआन को घूरा, यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। उत्तरी राठौर राजघराना इसे बिल्कुल नहीं जाने देगा। दादाजी हुआन युआन ने राजकुमारी फैंग को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया, उन्होंने केवल अग्नि को घूरा। इस क्षण अग्नि खजाने का एक भी संकेत बिल्कुल प्रकट नहीं कर सकती है, अन्यथा परिणाम अत्यंत गंभीर होंगे। बोलो। बूढ़े मास्टर हुआन युआन ने दहाड़ लगाए। अग्नि को राजकुमारी की बाहों में पकड़ा हुआ था, लेकिन उसकी नज़र बूढ़े मास्टर हुआन युआन पर टिकी थी। उसने कमज़ोर और पीले चेहरे के साथ पूछा, मुझे नहीं पता कि क्या कहना है। दादाजी हुआन युआन, तुमने अंदर के सारे खजाने कहाँ छिपाए हैं? मुझे बताओ। अग्नि पूरी तरह से हैरान और मासूम लग रही थी, क्या अंदर कुछ है? दादाजी हुआन युआन और भी अधिक क्रोधित थे। अग्नि ने कहा, मैं जिस जगह में हूँ वह पूरी तरह से खाली है, मेरे अलावा वहाँ कुछ नहीं है। बूढ़े मास्टर हुआन युआन ने अपनी आंखें खतरनाक रूप से सिकोड़ लीं। समर राठौर ने ठंडी आह भरी, दादाजी, क्या आपने नहीं देखा? मेरी छोटी अग्नि बंद थी और बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकती थी। अगर वह बाहर निकल सकती थी तो उसे खुद को चोट पहुंचाने और जहर निकालने के लिए खून बहाने की क्या जरूरत थी? ओ सही। अन्य सभी ने सहमति में सिर हिलाया। अग्नि ने वह चीज़ नहीं ली होगी, क्योंकि अगर उसने ली भी होती तो उसे छिपाने की कोई जगह नहीं थी। समर राठौर ने मैडम कय को घूरा और उपहास किया, मैडम कय और जुओ किंगलियू आपके खजाना कक्ष में स्वतंत्र रूप से आ जा सकते हैं, श्रीमान। क्या आपको उनसे इसके बारे में नहीं पूछना चाहिए? ओ सही। सबको आखिरकार समझ में आ गया कि क्या हो रहा था। वह गुप्त कमरा जहां अग्नि थी वह स्पष्ट रूप से एक नकली गुप्त कमरा था, असली खजाना कमरा वह था जहां मैडम कय और अन्य लोग थे। दादाजी हुआन युआन एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, तभी उन्हें एहसास हुआ कि क्या हो रहा था, लेकिन जब उन्होंने ऊपर देखा, जुओ किंगलियू कहाँ है? बूढ़े मास्टर हुआन युआन की आंखें काली पड़ गईं, उनकी नज़र खतरनाक रूप से सिकुड़ गई। वह भाग गया। मैंने देखते ही जुओ किंगलियू को उसे पकड़कर भागते हुए देखा था। भीड़, जिसे पता नहीं था कि क्या हो रहा है, जोर से चिल्लाने लगी। बूढ़े मास्टर हुआन युआन ने बुजुर्गों की ओर देखा। एक झटके के साथ बुजुर्ग भीड़ से गायब हो गए। लेकिन हालांकि उन पर बहुत शक है, लेकिन तुम लोग भी शक के घेरे से बाहर नहीं हो। इन सब की तलाशी लो। बूढ़े मास्टर हुआन युआन ने दहाड़ लगाए। मेहमान स्वाभाविक रूप से अनिच्छुक थे, लेकिन बूढ़े मास्टर हुआन युआन एक पागल की तरह व्यवहार कर रहे थे और वे विरोध करने में असमर्थ थे। हालांकि इस लड़ाई के बाद सभी को हुआन युआन परिवार का व्यवहार याद रहा। हुआन युआन परिवार के साथ उनके संबंध स्वाभाविक रूप से बाद में और अधिक दूर हो गए। जहां तक मैडम कय के मामले की बात है, बूढ़े मास्टर हुआन युआन ने चेतावनी दी कि यदि कोई खबर बाहर गई और यह पता चला कि वह कौन था, तो हुआन युआन परिवार पूरे कबीले की शक्ति का उपयोग करके उन्हें बिना किसी दया के मार डालेगा। इस तरह की कड़ी चेतावनी और शपथ ने कई लोगों को डरा दिया और तब से स्वाभाविक रूप से गपशप करने वाले लोग कम हो गए। हालांकि कुछ अस्पष्ट जानकारी अपरिहार्य रूप से सामने आ जाएगी, लेकिन वह एक अलग कहानी है। हुआन युआन परिवार ने एक एक करके हर चीज़ की जांच की, लेकिन बिल्कुल कोई सुराग नहीं मिला। अंततः बूढ़े मास्टर हुआन युआन की नज़र अग्नि पर टिक गई। लेकिन फिर बूढ़ा व्यक्ति कदम दर कदम अग्नि की ओर बढ़ा। उसी पल अग्नि को अचानक एक बहुत बुरा पूर्वाभास हुआ, लेकिन फिर उसने अपना हाथ उठाया और अग्नि के सिर को छुआ। नहीं। समर राठौर ने दहाड़ते हुए आगे की ओर छलांग लगाए। दादाजी हुआन युआन अग्नि के सिर में यादों की जांच करने के लिए अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग करने जा रहे हैं। अग्नि वर्तमान में बहुत कमजोर है और उसकी आत्मा भी बहुत नाजुक है। यदि वह सावधान नहीं रही तो वह वास्तव में दिमागी रूप से विक्षिप्त हो जाएगी। हालांकि कोई भी बूढ़े मास्टर हुआन युआन को नहीं रोक सका।
अग्नि पहले तो जल्दी में नहीं थी, लेकिन जब उसे पता चला कि बूढ़े मास्टर हुआन युआन उसके दिमाग की जांच करना चाहते हैं तो वह पहले से कहीं ज़्यादा चिंतित हो गई, क्योंकि अगर उसकी जांच हो गई तो वह बर्बाद हो जाएगी। दूसरे, भले ही इसका पता न चल सके, लेकिन अगर दादाजी हुआन युआन ने एक भी लापरवाही भरा कदम उठाया तो वह बहुत आसानी से पागल बन सकती है। क्या करें? अग्नि मन ही मन घबराई हुई थी, हालांकि उसका चेहरा शांत और संयमित रहा। समर राठौर, राजकुमारी फैंग और उनके अंगरक्षक, बूढ़े मास्टर हुआन युआन के पागलपन को कोई नहीं रोक सकता था। पवन रानी ने चाहे कितनी भी कठोरता से बात की हो, वह नहीं सुन रहे थे। उनके बड़े हाथ अग्नि के सिर पर रखे गए और अग्नि के सिर के ऊपर से एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। अग्नि की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, उसका पूरा शरीर ठंड से कांपने लगा और वह अपनी जगह पर जमी रह गई। उसने ऊपर बूढ़े मास्टर हुआन युआन की आंखों में देखा। वे कैसी आंखें थीं? वे भयावह और हिंसक थीं, जिनसे एक भयानक अंधेरी रोशनी निकल रही थी। उस पर अग्नि ने अभूतपूर्व निराशा महसूस की, ठीक वैसे ही जैसे जब वह जुओ परिवार के हाथों में पड़ गई थी और काव्या स्वर्णिका द्वारा उसका फीनिक्स दिव्य रक्त नष्ट कर दिया गया था। दर्द हो रहा है। जब दादाजी हुआन युआन की हथेली से आध्यात्मिक ऊर्जा अग्नि के आध्यात्मिक मंच एक्यूपॉइंट में प्रवेश कर गई तो अग्नि को ऐसा लगा मानो उसे एक लंबी मोटी स्टील की सुई से मारा जा रहा हो, जैसे कोई बिजली का झटका। उस पल उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया और उसका दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया। अग्नि को मन ही मन बहुत बुरा पूर्वाभास हो रहा था। पवन रानी और उसके साथियों की दहाड़ और चीखें उसके कानों में गूंज रही थीं, लेकिन ये आवाज़ें धीरे धीरे कम हो गईं और अग्नि की पुतलियां फैलने लगीं। उसकी पलकें भारी और भारी होती जा रही थीं। ये संभव है कि एक बार जब वह अपनी आंखें बंद कर ले तो वह उन्हें फिर कभी न खोले। ये भी संभव है कि जब वह दोबारा आंखें खोले तो वह पागल बन चुकी हो। इसलिए जब दादाजी हुआन युआन ने अग्नि को सम्मोहित करने की कोशिश की तो अग्नि ने उनसे लड़ने के लिए अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति जुटा ली। हाँ, बूढ़े मास्टर हुआन युआन के चेहरे पर आश्चर्य का भाव आ गया। उनकी नज़र में अग्नि की ताकत कुछ भी नहीं थी, इसलिए उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि अग्नि की आत्मा को निकालना, उसका दिमाग खोलना और उसकी पिछली यादों का पता लगाना आसान होगा। लेकिन जब उन्होंने वास्तव में कार्रवाई की तभी उन्हें एहसास हुआ कि मस्तिष्क के इस बंद हिस्से को खोलना कितना मुश्किल है। इसका एकमात्र उपाय उसके दिमाग को चकनाचूर करना था। दादाजी हुआन युआन को परिणामों की परवाह नहीं है, उन्हें केवल परिणाम से मतलब है। ओह नहीं, समर राठौर ने घबराहट में कहा, वह जबरन छोटी अग्नि के दिमाग को तोड़ने जा रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो छोटी अग्नि सच में पागल हो जाएगी। हे भगवान, बूढ़े मास्टर हुआन युआन ऐसा कैसे कर सकते हैं? रुकिए, रुकिए। हालांकि न तो राजकुमारी फैंग और न ही समर राठौर बूढ़े मास्टर हुआन युआन के पागलपन को रोक सके। निराशा की कगार पर बूढ़े मास्टर हुआन युआन की ओर हवा का एक ठंडा झोंका आया, जिसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ। दादाजी हुआन युआन को अपनी कलाई में इतना दर्द महसूस हुआ कि वह लगभग सुन्न हो गई और उनके पूरे हाथ ने तुरंत सारी सनसनी खो दी। कितनी भयानक शक्ति! उपस्थित सभी लोगों ने ऊपर देखा और अपने पीछे मुड़कर देखने लगे। उसी पल सबके पीछे एक देवता जैसी आकृति गरिमापूर्ण ढंग से जमीन पर उतरी। उस युवक के नैन नक्श आकर्षक और चेहरा लुभावना था। जब वह प्रकट हुआ तो वह अपने देश का निरीक्षण करने वाले एक सम्राट की तरह लग रहा था, एक अभिमानी और दबंग आभा के साथ जिससे लोगों को जमीन पर साष्टांग प्रणाम करने और उसके सामने झुकने की इच्छा होती थी। महामहिम, हे भगवान, ये युवराज विक्रम हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह एक हथेली से बूढ़े मास्टर हुआन युआन के हाथ को दूर कर सके। केवल महामहिम ही ऐसा कर सकते हैं। इस क्षण महामहिम ने अपने ऊंचे स्थान से नीचे देखा। उनकी आंखों में तूफान के टूटने से पहले उठने वाले एक अंधेरे भंवर की झलक थी, जो बूढ़े मास्टर हुआन युआन को एकटक घूर रहे थे। अगले ही पल वह अग्नि को उठा चुके थे और चुपचाप 3 झांक दूर पीछे हट गए। बॉस विक्रम, समर राठौर की आवाज़ भारी हो गई थी और वह इतना उत्साहित था कि असंबद्ध बातें कर रहा था। चूंकि वह दादाजी हुआन युआन पर चिल्ला रहा था, समर राठौर की आवाज़ इतनी टूट गई थी कि वह मुश्किल से कोई आवाज़ निकाल पा रहा था। भाई विक्रम! समर राठौर उत्साह से दौड़ा और उसने अग्नि को उसकी बाहों से छीन लिया। उसने अग्नि को ऊपर से नीचे तक देखा और उत्साह से पूछा, छोटी अग्नि, क्या तुम ठीक हो? मुझे जल्दी बताओ, क्या तुम ठीक हो? अग्नि का दिमाग चकरा रहा था। अभी अभी जब दादाजी हुआन युआन ने उसकी यादों की जांच की तो अग्नि ने खुद को पूरी तरह से बंद कर लिया था, एक विशाल सीप की तरह जो बंद हो गई हो। बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता, लेकिन अगर उसके सुंदर गुरु का रहस्य सामने आ गया तो अग्नि इस रहस्य को उजागर करने के बजाय मरना पसंद करेगी। सौभाग्य से विक्रम सच में आ गया। जब अग्नि ने अपनी आंखें खोलीं तो उसने सबसे पहले विक्रम को देखा। विक्रम का कोणीय चेहरा बर्फ के समान ठंडा था, शैतान जैसा हिंसक जिससे लोगों की रूह कांप जाए। लेकिन किसी कारण से अग्नि को बिल्कुल डर नहीं लगा, इसके बजाय उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। भाई विक्रम,
समर राठौर ने बूढ़े मास्टर हुआन युआन की ओर इशारा किया और जोर से विक्रम से शिकायत की, ये बूढ़ा हुआन युआन बहुत हो गया है। इसने लगभग छोटी अग्नि को पागल कर ही दिया था। भाई विक्रम, आपको उसे हमारे लिए सबक सिखाना ही होगा। विक्रम की गहरी, स्याही जैसी काली आंखों में अब सिंदूरी रंग भर गया था और उसके पतले होंठ खून जैसे लाल थे। कोई और बूढ़े मास्टर हुआन युआन के पागलपन को नहीं रोक सकता था, लेकिन जब विक्रम ने उन्हें घूरा तो बूढ़े मास्टर हुआन युआन को अपने दिल में अचानक एक झटका महसूस हुआ, मानो एक विशाल हाथ उनके दिल को जकड़ रहा हो और दर्द से उनका लगभग दम घुटने लगा था। असंभव, हुआन युआन ये मन ही मन दहाड़े। जब वह पहली बार विक्रम से मिले थे तो हालांकि वह मजबूत था, लेकिन निश्चित रूप से उनसे ज़्यादा मजबूत नहीं था। लेकिन वर्तमान विक्रम, यहाँ तक कि वह खुद भी उसकी असली ताकत का एहसास नहीं कर सकते थे, केवल इतना जानते थे कि वह था भयानक और डरावना था और भय के कारण जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। ये समर्पण की एक ऐसी स्थिति है जो केवल एक असाधारण शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी का सामना करने पर ही उत्पन्न होती है। हुआन युआनयी ने अविश्वास में विक्रम को घूरा। दुनिया को नीची नज़र से देखने वाले इस अतुलनीय युवक की उम्र क्या होगी? आपने उसे चोट पहुंचाई। विक्रम का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था और उसके शब्द भी बर्फ जैसे ठंडे थे। हुआन युआनयी विक्रम के सामने धृष्टता करने का साहस नहीं कर सके। उन्होंने हल्के से उपहास किया, महामहिम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। समर राठौर ने जोर से शिकायत की, आपका क्या मतलब है बॉस? विक्रम ज्यादा सोच रहे हैं। आपने ही तो छोटी अग्नि को धमकाया है। आपके परिवार ने कुछ खोया है और छोटी अग्नि इसमें पीड़िता है। हमने अभी तक आपके परिवार के साथ हिसाब भी नहीं किया है और आप हमारी छोटी अग्नि पर चोरी का आरोप लगा रहे हैं और उसकी पिछली यादों को खोजना चाहते हैं। बूढ़े मास्टर हुआन युआन ने हल्के से उपहास किया, उसकी यादों की खोज कर रहा था ताकि उसका नाम साफ हो सके। मैं यह उसकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। समर राठौर ने उपहास किया, अपनी मानसिक तकनीकों के साथ क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि आप उसके दिमाग को नुकसान पहुंचाए बिना उसकी जांच कर सकते हैं? दादाजी हुआन युआन ने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे बांधे और अहंकार से अपनी ठुड्डी उठाए, बिल्कुल नहीं। समर राठौर लगभग आग बबूला था, अगर आप नहीं कर सकते तो आप इतने आत्मसंतुष्ट क्यों हैं? बूढ़े मास्टर हुआन युआन ने समर राठौर को ऐसे देखा जैसे वह कोई बेवकूफ़ हो। वह बस एक पतनशील परिवार की एक छोटी लड़की है। क्या वह सच में तुम्हारे राठौर राजघराने के लिए इतनी परेशानी मोल लेने लायक है? अगर तुम्हें ये छोटी लड़की पसंद है। दादाजी हुआन युआन ने हुआन युआन यंग की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें बाद में उस लड़की के साथ मुआवजा दे दूंगा। समर राठौर इतना गुस्से में था कि उसका लगभग दम घुट रहा था। वह तुरंत आग बबूला हो गया, आपके परिवार की उस बदसूरत, मुसीबत पैदा करने वाली लड़की को कौन चाहता है जिसके दिल में जहर है? मैं पूरी हुआन युआन हवेली को दहेज के रूप में भी नहीं लूंगा। ये कथन, ये बहुत आक्रामक था, लेकिन राजकुमारी फैंग ने समर राठौर को नहीं रोका। आखिरकार बूढ़े मास्टर हुआन युआन ने जो कहा वह वास्तव में काफ़ी परेशान करने वाला था। बूढ़े मास्टर हुआन युआन को समर राठौर ने लगभग पागल कर ही दिया था। ए एहसान फरामोश छोकरे, बाहर निकल। अभी इसी वक्त हुआन युआन हवेली से बाहर निकल जा। महामहिम विक्रम के समर्थन के साथ समर राठौर बहुत अधिक आश्वस्त था। उसने अपने कूल्हों पर हाथ रखे और कहा, आपको लगता है कि हमारी छोटी अग्नि को इस तरह धमकाया जाएगा? आप चाहते हैं कि हम बाहर निकल जाएं? मैं आपको बता दूं, बूढ़े हुआन युआन, अगर आज यह मामला नहीं सुलझा तो हम रुकने वाले नहीं हैं। समर राठौर ने एक पल के लिए सोचा, फिर विक्रम की ओर मुड़ा और कहा, बॉस विक्रम, उन्होंने छोटी अग्नि को वसंत समीर ब्रह्मचूर्ण दिया था। वसंत समीर ब्रह्मचूर्ण? महामहिम के लुभावने सुंदर चेहरे पर थोड़ी त्योरियां चढ़ गईं और उनके चेहरे पर संदेह की एक झलक दिखाई दी। समर राठौर ने विक्रम की ओर देखा, ये सोचते हुए कि उसका बॉस विक्रम इस मामले में सच में एक शुद्ध और मासूम युवक था। यह एक कामोत्तेजक है, एक ऐसा कामोत्तेजक जो लोगों को भेड़ियों में बदल सकता है। समर राठौर ने जोर से महामहिम से शिकायत की। उन्होंने तो छोटी अग्नि को एक कमरे में भी बंद कर दिया था ताकि वह कामोत्तेजक के कारण खून बहने से मर जाए, लेकिन उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि छोटी अग्नि को पता होगा कि कामोत्तेजक का मुकाबला कैसे करना है। समर राठौर ने उपहास किया, लेकिन भगवान के पास आंखें हैं, हा हा हा। जुओ किंगलियू और मैडम कई के बीच का चक्कर उजागर हो गया है और हुआन युआन परिवार ने अपना सारा सम्मान खो दिया है। बूढ़े मास्टर हुआन युआन का चेहरा तुरंत काला पड़ गया और हुआन युआनजे और बाकी हुआन युआन परिवार का भी। तू मरेगा। हुआन युआनजे एक उग्र शेर की तरह आगे बढ़ा। धमाका। इससे पहले कि हुआन युआनजे समर राठौर के पास पहुंच पाता, पवन रानी ने कृत्रिम पहाड़ी के पास से एक ईंट उठाए और उसे हुआन युआनजे के सिर पर दे मारी। खट। ईंट सीधे हुआन युआनजे के माथे पर लगी और तुरंत खून बहने लगा। दादाजी हुआन युआन आग बबूला थे और कोई कदम उठाने ही वाले थे कि विक्रम उनके सामने आ गया। वास्तव में जिस क्षण से उसने अग्नि का कमजोर और पीला चेहरा देखा था, उसका गुस्सा तेजी से बढ़ रहा था। अब उसकी गहरी नज़र अग्नि की कलाई पर गई।
वहां घाव से खून बहना बंद हो गया था, लेकिन उसकी कलाई पर खून अभी भी साफ दिखाई दे रहा था। महामहिम से क्रोध छलक रहा था। 100 फीट के दायरे में हवा धुंध में बदल गई और ठंडी हवा बर्फ जैसी हो गई। बहुत ठंड है, उपस्थित हर कोई कांप उठा। उन्होंने अचानक आई इस ठंड से बचने के लिए या तो अपनी बाहों को अपनी छाती पर बांध लिया या अपने हाथों को एक साथ रगड़ा। बाहर की ठंड तो गौण थी, मुख्य बात तो वह डर था जो दिल की गहराइयों से आ रहा था। महामहिम और बुजुर्ग हुआन युआन की आंखें मिलीं। दो शक्तिशाली प्राणियों की आभा आपस में टकराए और एक भयानक शॉकवेव सभी दिशाओं में फैल गई जो हवा के हर इंच से टकराए। अपनी जान ले लो। महामहिम की स्याही जैसी काली भौहें बर्फीले ब्लेड जितनी ठंडी थीं। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, उपस्थित सभी लोगों ने आश्चर्य से आह भरी। क्या? महामहिम ने अभी क्या कहा? अगर मैंने सही सुना तो क्या महामहिम बूढ़े मास्टर हुआन युआन को आत्महत्या करने के लिए कह रहे हैं? क्या कोई गलती हो सकती है? ये हुआन युआन परिवार के कुलपिता हैं, स्वयं कुलपिता। महामहिम युवराज हैं और उनका रुतबा बहुत ऊंचा है, लेकिन क्या उनके पास किसी बड़े परिवार के मुखिया को सजा देने का अधिकार है? ये हुआन युआन परिवार के कुलपिता हैं। इस क्षण हुआन युआन परिवार के सभी लोगों ने सदमे में आह भरी, खासकर हुआन युआन यंग ने। उसने हमेशा खुद को बहुत ऊंचा समझा था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके दादाजी कोई ऐसे व्यक्ति थे जिसे महामहिम जब चाहे मार सकते थे। सबसे ज्यादा हैरान कोई और नहीं बल्कि बूढ़े मास्टर हुआन युआन थे। तुम? हुआन युआन यी की भौहें जोर से फड़की। विक्रम, क्या तुम पागल हो गए हो? रुतबे के मामले में विक्रम युवराज है, जबकि वह परिवार के कुलपिता हैं। राजसी विद्यापीठ के भीतर स्थिति के मामले में वह उपडीन थे, जबकि विक्रम एक छात्र था। महामहिम की तलवार जैसी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उनके तीखे नैन नक्श बर्फ जितने ठंडे और कठोर थे। तो आप चाहते हैं कि मैं इसे खुद करूं? विक्रम ने लापरवाही से अपने हाथ फैलाए। उसके हाथ सुडौल, सफ़ेद और चिकने थे, लेकिन वे नुकीले ब्लेड की तरह थे जो किसी भी समय किसी की जान लेने में सक्षम थे। बूढ़े मास्टर हुआन युआन ने उपहास किया, एक मामूली युवक मेरा क्या कर सकता है? चूंकि तुम इतने घमंडी हो तो मैं तुम्हारे पिता की ओर से तुम्हें सबक क्यों न सिखा दूं? बात करते करते बूढ़े मास्टर हुआन युआन ने अपने हाथ फैलाए और उनकी चौड़ी हथेलियों में एक विशाल युद्ध कुल्हाड़ी प्रकट हुई। निराशा की युद्ध कुल्हाड़ी, हुआन युआनजे ने आश्चर्य से कहा। यह युद्ध कुल्हाड़ी हुआन युआनजी का प्रमुख हथियार है। सामान्य परिस्थितियों में दादाजी हुआन युआन इसका कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अब लड़ाई शुरू होने से पहले ही उन्होंने अपनी प्रमुख युद्ध कुल्हाड़ी निकाल ली है, जो दर्शाता है कि वह विक्रम को कितना महत्व देते हैं। एक पल के लिए कई आंखें विक्रम पर टिक गईं। महामहिम का चेहरा लुभावने रूप से सुंदर था, लेकिन इस समय किसी ने उनके रूप पर ध्यान नहीं दिया। हर किसी ने केवल उनकी शक्तिशाली आभा को महसूस किया, जिससे लोग कांप उठे। चलो लड़ते हैं। दादाजी हुआन युआन गुस्से में आगे बढ़े, अपनी युद्ध कुल्हाड़ी से क्षैतिज रूप से वार करते हुए। जीवन और मृत्यु के द्वंद्व में भी महामहिम असाधारण रूप से गरिमा में बने रहे। उनके पास कोई हथियार नहीं था, उनके हथियार उनके अपने दो हाथ थे। जैसे ही जेडी युद्ध कुल्हाड़ी बिजली की गति से विक्रम की ओर बढ़ी, उपस्थित सभी लोगों को लगा कि एक घुटन भरा एहसास उन्हें घेर रहा है। ऊपर का आसमान विकृत हो गया और आकाश और पृथ्वी से अनगिनत प्रहार नीचे गिरे। बाकी लोग पीछे हट गए, बार बार पीछे हटते गए। खांसी खांसी खांसी। अग्नि पूरे समय विक्रम की बाहों में थी। इस क्षण उसका चेहरा लाल हो गया था और अत्यधिक दबाव के कारण वह लगातार खांस रही थी। विक्रम ने अपनी आंखें नीची की और लड़की के कमजोर चेहरे को देखा। ये लड़की उसकी उपस्थिति में हमेशा वसंत की धूप और सुबह की ओस की तरह जीवंत और ताज़ा रहती थी। वह कभी कभी शरारती, गुस्सैल, डरपोक या मुखर हो सकती है। उसका चेहरा जीवन और चमक से भरा है, लेकिन अब खून की कमी और सदमे से वह इतनी बुरी तरह घायल थी कि वह खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। महामहिम को लगा मानो एक विशाल हाथ उनके दिल को जकड़ रहा हो और उन्होंने दर्द से हाँफते हुए सांस ली। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस चुभने वाले दर्द का क्या मतलब है। वे केवल इतना जानते थे कि वे आग बबूला थे। महामहिम ने अग्नि को राजकुमारी फैंग को सौंप दिया और केवल दो शब्द कहे, 1 मिनट। वह अग्नि को समर राठौर को सौंपना भी सहन नहीं कर सके। जब पवन रानी ने अनजाने में विक्रम की नज़र देखी तो वह कैसी नज़र थी। जब उन्होंने अग्नि की ओर देखा तो उनकी आंखें इतनी कोमल थीं कि वे पानी को भी पिघला सकती थीं। जब वह घूमे और हुआन युआनजी को घूरा तो उनका चेहरा हत्या के इरादे, तीखेपन और हिंसा से भरा था। राजकुमारी फैंग, क्या उन्हें कुछ एहसास हुआ? इससे पहले कि राजकुमारी फैंग कुछ समझ पाती, महामहिम विक्रम ने अपना कदम उठा लिया था। उनका शरीर प्रकाश की लाल रक्त किरण की तरह हुआन युआनजी की ओर झपटा। उन्होंने अपना दाहिना हाथ फैलाया और उनकी हथेली में एक सिंदूरी तलवार दिखाई दी। उनके पहुंचने से पहले ही तलवार का इरादा पहले ही आसमान छू चुका था। अपना हमला शुरू करो। सर्रा सर्रा सर्रा। हवा में दो शक्तिशाली आकृतियां आपस में टकराईं।
तलवार की परछाइयां झिलमिलाईं और बाद की छवियां गुजर गईं, केवल विक्रम की परछाइयां ही देखी जा सकती थीं, जबकि वह खुद पहले ही आगे था। सर्रा सर्रा सर्रा, शॉकवेव चारों ओर फैल गई। प्रभाव से अंतरिक्ष विकृत हो गया था। बादल बिखर गए थे। सर्रा सर्रा सर्रा, महामहिम ने लगातार कई प्रहार किए, और जब सभी ने फिर से देखा, लड़ाई खत्म हो चुकी थी। कौन हारा, कौन जीता? खट, तड़क, एक हाथ जमीन पर गिरा। खट, एक पैर नीचे गिरा। खट, अंततः एक जोरदार दरार की आवाज। करीब से देखने पर सभी को एहसास हुआ कि वह बूढ़े मास्टर हुआन युआन थे। इस समय पहले के शक्तिशाली और दबंग दादाजी हुआन युआन कहाँ थे? अब उनके चारों अंग महामहिम द्वारा काट दिए गए हैं और उनके पास केवल एक धड़ बचा है। इसके कोई अंग नहीं है और इसका शरीर एक छड़ी की तरह है। उनका शरीर खून से लथपथ था, हर जगह खून के छींटे पड़े थे। उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। हुआन युआन कबीला पूरी तरह से हैरान था। हे भगवान, किसी ने आश्चर्य से कहा। इसके तुरंत बाद विस्मयादिबोधक स्वरों की एक गूंज उठी, हे मेरे भगवान! ओह, इतनी भयानक बात कैसे हो सकती है? ये बिल्कुल भयानक है। क्या यह अभी भी वही महामहिम है जिन्हें हम जानते हैं? वह हुआन युआन परिवार के कुलपिता हैं। आश्चर्य की आहें उठती और गिरती रहीं, निरंतर और अंतहीन। पेंशुकम से उपस्थित सभी लोगों ने महामहिम को ऐसे देखा जैसे कोई किसी देवता को देख रहा हो। उनकी आंखें उत्साह, भय और विस्मय से भरी थीं। अग्नि की आंखें फटी की फटी रह गईं। विक्रम ने उसके पास वास्तव में बूढ़े मास्टर हुआन युआन को मारने की शक्ति है। आपको पता होना चाहिए कि बूढ़े मास्टर हुआन युआन की ताकत आत्मा राजा क्षेत्र में है। विक्रम आखिर कितना शक्तिशाली है? महामहिम ने अपनी तलवार म्यान में रख ली और ऐसा करते ही पहले से उग्र शॉकवेव शांत हो गईं। अग्नि की नज़र को महसूस करते हुए महामहिम ने अहंकार के भाव के साथ उसकी ओर देखा। उसके दबदबे के अपने क्षण थे, लेकिन इससे पहले उसने कभी इतना गर्व और संतुष्टि महसूस नहीं की थी। तो क्या इस लड़की ने पहले ही उसके दिल में जगह बना ली थी? उसे एक अजीब सी भावना, एक मीठा एहसास महसूस हुआ। बकवास! उसके जैसे राजकुमार के अंदर ऐसी बचकानी, तुच्छ भावनाएं कैसे हो सकती हैं? ये हास्यास्पद है। ये सोचकर महामहिम ने भयंकर भाव से अग्नि को घूरा। अग्नि इस घूरने से घबरा गई। उसने उलझन में अपनी नाक को छुआ, ये सोचते हुए कि इस बार महामहिम को क्या हो गया है। अग्नि और विक्रम एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन हुआन युआन परिवार पागल हो गया था। बूढ़े मास्टर, पिताजी, दादाजी, हुआन युआन जे, हुआन युआन यू, हुआन युआन जिंग, हुआन युआन यंग, हुआन युआन परिवार के सभी सदस्य आगे दौड़े और बूढ़े मास्टर हुआन युआन को घेर लिया। इस क्षण बूढ़े मास्टर हुआन युआन के पूरे शरीर से खून निकल रहा था, लेकिन वह अभी भी होश में थे। उन्होंने कांपते होठों से बोलने की कोशिश की, लेकिन वह एक भी शब्द नहीं बोल सके। महामहिम, जो एक देवता की तरह सुंदर थे, उनकी तलवार जैसी भौहें स्याही की तरह काली थीं, ठंडी गहरी आंखें थीं, और उनका चेहरा एक कुलीन व्यक्ति की तरह तनी हुई रेखाओं वाला था, मानो कोई युद्ध का देवता दुनिया में उतर आया हो। वह राजकुमारी फैंग के पास गए और अपने हाथ फैला दिए। राजकुमारी फैंग पहले तो स्तब्ध रह गईं। क्या? समर राठौर ने उनकी बांह पर कोहनी मारी और उन्हें एक समझदारी भरी नज़र से देखा। राजकुमारी फैंग तुरंत समझ गईं। उन्होंने तुरंत अग्नि को वापस विक्रम के हाथों में सौंप दिया। सभी की नज़रों के सामने महामहिम के लंबे वस्त्र फड़फड़ाए, उनकी पीठ सीधी और शांत थी, किसी देवता की तरह। रास्ता बनाने के लिए भीड़ अपने आप अलग हो गई। महामहिम अग्नि को ले गए। राजकुमारी फैंग और अन्य लोग भी उत्साह में वहां से चले गए। दर्शक सभी पूरी तरह से हैरान थे। आह, मैंने अभी क्या देखा? महामहिम ने हस्तक्षेप किया है। उन्होंने अग्नि को बचा लिया है। महामहिम ने न केवल हस्तक्षेप किया, न केवल उन्होंने अग्नि को बचाया, बल्कि वह उसे गोद में उठाकर ले भी गए। किसने कहा कि महामहिम अग्नि को नापसंद करते हैं? अगर वह उसे नापसंद करते हैं, तो वह उसे एक राजकुमारी की तरह गोद में क्यों ले जाते हैं? मुझे बताओ कैसे? शायद वह उसे समर राठौर की वजह से ले गए। क्या वह समर राठौर की छोटी बहन नहीं है? वह खुद उसे गोद में क्यों नहीं उठाता, बल्कि महामहिम विक्रम उसे उठाने की पहल करते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि महामहिम वास्तव में अग्नि को पसंद करते हैं? असंभव। यह असंभव क्यों है? अग्नि बहुत सुंदर है। हुआन युआन हवेली से बाहर निकलने के बाद ही अग्नि को सच में एहसास हुआ कि क्या हुआ था। उसने जल्दी से विक्रम को धक्का दिया और कहा, मुझे जल्दी से नीचे उतारो। हालांकि विक्रम बहुत ताकतवर था। उसकी बाहें मजबूत और शक्तिशाली थीं, और हालांकि वह पतला था, उनमें असीम शक्ति थी। अग्नि ने चाहे कितना भी संघर्ष किया, वह उसे जरा भी नहीं हिला सकी। बग्घी तक पहुंचने के बाद भी महामहिम ने उसे अपनी गोद में उठा रखा था। राजकुमारी फैंग और समर राठौर ने एक दूसरे को देखा। राजकुमारी फैंग की आंखें सदमे से भरी थीं। बग्घी को दूर जाते देख और प्रबंधक फैंग को खुद से तेज गति से चलाते देख राजकुमारी फैंग बड़बड़ाई, वे। समर राठौर ने सिर हिलाया।
राजकुमारी फैंग अपनी बग्घी में बैठ गईं, जो अभी भी पूरी तरह से स्तब्ध थीं। असंभव, यह नहीं हो सकता। राजकुमारी फैंग ने अपना माथा मला, जो दर्द से फड़क रहा था। वह विक्रम है। विक्रम साम्राज्य में विक्रम नाम श्रेष्ठता, अद्वितीय उत्कृष्टता और सर्वशक्तिमानता का प्रतिनिधित्व करता है। समर राठौर ने अपनी नाक को छुआ। मुझे भी पहले इस पर विश्वास नहीं था, लेकिन बॉस विक्रम को ये देखने के लिए किसने कहा? राजकुमारी फैंग ने चिंतित होकर कहा, देखने से तुम्हारा क्या मतलब है? महामहिम एक उपयुक्त जीवन साथी नहीं है। समर राठौर ने उलझन भरे भाव से राजकुमारी फैंग की ओर देखा। माँ, क्या आपको आपत्ति है? राजकुमारी फैंग ने समर राठौर को ऐसे देखा जैसे वह कोई बेवकूफ़ हो। बेशक मुझे आपत्ति है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सहमत होगे? समर राठौर उलझन में लग रहा था। लेकिन माँ, क्या आपने पहले नहीं कहा था कि छोटी अग्नि को बॉस विक्रम के साथ अच्छे से रहना चाहिए और उनके शक्तिशाली समर्थन से जुड़े रहना चाहिए? यह एक जैसा कैसे हो सकता है? राजकुमारी फैंग ने चिंतित होकर कहा। महामहिम, विक्रम कौन है? वह भविष्य के सम्राट होंगे, है ना? बेशक राजकुमारी फैंग, वह निस्संदेह सबसे शानदार और शक्तिशाली सम्राट हैं जो एक स्वर्ण युग का निर्माण करेंगे। ऐसा व्यक्ति एक अच्छा सम्राट तो होगा, लेकिन वह निश्चित रूप से एक अच्छा पति नहीं होगा। समर राठौर ने घूरते हुए कहा, बॉस विक्रम एक अच्छे पति कैसे नहीं हैं? राजकुमारी फैंग ने झुंझलाते हुए ठंडी आह भरी। क्या भविष्य में उनके 3 महल और 6 प्रांगण, कई पत्नियां नहीं होंगे? समर राठौर, क्या ये सम्राट होने के लिए एक मानक आवश्यकता नहीं है? राजकुमारी फैंग, हाँ, तो क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन शाही जनानखाने में अकेली रहे और सुबह तक रोती रहे? समर राठौर, क्या सच में इतना आगे तक सोचने की जरूरत है? पवन रानी, जो व्यक्ति भविष्य के लिए योजना नहीं बनाता, उसे वर्तमान में परेशानी का सामना करना पड़ता है। समर राठौर ने अपनी नाक को छुआ। लेकिन हमारी छोटी अग्नि बहुत सुंदर है। राजकुमारी फैंग हंसी। छोटी अग्नि सुंदर है, लेकिन पुरुष हमेशा चंचल होते हैं। वह ताजगी कितने समय तक रह सकती है? विशेष रूप से विक्रम जैसे प्रतिभाशाली और शक्तिशाली व्यक्ति के साथ कितनी महिलाएं उससे शादी करने के लिए उत्सुक नहीं होंगी? इसके अलावा, क्या तुम्हें लगता है कि राजमाता इसे ऐसे ही जाने देंगी और उसे महिलाएं नहीं सौंपेंगी? समर राठौर ने अपनी नाक को छुआ। राजकुमारी फैंग, और तो और काव्या स्वर्णिका भी है। अब हर कोई कहता है कि काव्या स्वर्णिका महामहिम की आदर्श जोड़ी है। मुझे नहीं पता कि यह अफवाह किसने शुरू की, लेकिन हाल के वर्षों में यह और भी अधिक हास्यास्पद होती जा रही है। समर राठौर दृढ़ता से सहमत था। राजकुमारी फैंग व्यथित दिख रही थी। मुझे नहीं पता कि छोटी अग्नि के मन में क्या है। मुझे लगता है कि छोटी अग्नि का दिमाग काफी स्पष्ट है। समर राठौर ने सिर हिलाया। मुझे हमेशा लगता था कि छोटी अग्नि बॉस विक्रम को पसंद करती है, लेकिन वह सिर्फ एक गलतफहमी थी। छोटी अग्नि उनसे किसी प्लेग की तरह बचती है। पवन रानी, ये सही है, जल्दी करो और जाओ। समर राठौर, हाँ। राजकुमारी फैंग ने समर राठौर को बग्घी से बाहर धकेल दिया। एक अकेले पुरुष और महिला के लिए बग्घी में अकेले रहना कैसा व्यवहार है? अगर छोटी अग्नि उससे शादी नहीं करना चाहती है, तो बात बाहर जाने पर यह उसकी प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए जल्दी करो और उस बग्घी में जाओ। समर राठौर मना करना चाहता था, लेकिन बॉस विक्रम बहुत डरावना था, उसकी हिम्मत नहीं हुई। हालांकि उसकी मां भी क्रोधित होने पर काफी भयानक हो सकती थी, जिससे समर राठौर दुविधा में पड़ गया। इस बीच आगे वाली बग्घी में अग्नि और विक्रम रस्साक्षी में उलझे हुए थे। अग्नि के दृष्टिकोण से विक्रम का चेहरा आकर्षक था। स्याही जैसी काली तलवार के समान भौहें, गहरी काली आंखें जो तारों की रोशनी से चमक रही थीं, और गोरी पारदर्शी त्वचा एक देवता की तरह सुंदर। वह चेहरा इतना आकर्षक, इतना लुभावना है। उसे देखने से लोग अपनी इच्छाशक्ति खो सकते हैं, उन्हें मना करने में असमर्थ बना सकते हैं और उन्हें उसका आदी बना सकते हैं। नहीं, अग्नि ने अचानक विक्रम को दूर धकेल दिया, फिर फुर्ती से लुढ़की। हालांकि उसके पिछले खून की कमी और मानसिक थकावट के कारण ये लुढ़कना एक जोरदार दुर्घटना के साथ अग्नि का शरीर बग्घी की दीवार से टकराया, पीछे उछला और विक्रम की बाहों में जा गिरा। पफ! महामहिम, जो गंभीर भाव बनाए हुए थे, ने अचानक एक कोमल पफ की आवाज निकाली और उनके होठों और बाहों के बीच एक मुस्कान आ गई। भाव खा रही हो? महामहिम ने लापरवाही से अग्नि की ओर देखा। अग्नि गुस्से से लाल हो गई। तुम भाव खा रहे हो? महामहिम, क्या तुम ही वह नहीं थी जिसने खुद को मेरी बाहों में फेंक दिया? अग्नि का चेहरा गुस्से से और भी लाल हो गया। यह मैं नहीं थी, यह मैं नहीं थी, यह मैं नहीं थी। जब महामहिम ने उसे शर्मीलेपन से अपनी बाहों में दुबके हुए एक छोटे जीव की तरह छटपटाते देखा, तो वह हंसे बिना नहीं रह सके। बग्घी के बाहर प्रबंधक फैंग, जो गाड़ी चला रहे थे, ने भी अपनी एक भौं थोड़ी ऊपर उठाई। महामहिम का बचपन से ही हमेशा एक कठोर चेहरा रहा है, एक गंभीर और सख्त छोटे राजकुमार। वह पहले कभी इस तरह का हंसे हैं?
छोटी अग्नि को फिर से देखने के बाद से महामहिम दूसरों के सामने वैसे ही रहे हैं, लेकिन उसके सामने वह एक अलग इंसान बन गए हैं, जो एक सामान्य इंसान की तरह जी रहे हैं। प्रबंधक फैंग ने आसमान की ओर देखा। आसमान एकदम नीला था और सफ़ेद पक्षियों के झुंड उड़ रहे थे। आसमान साफ था और हवा ताज़ा थी। युवा होना कितना अच्छा है। बग्घी के अंदर अग्नि प्रबंधक फैंग की भावनाओं से अनजान थी। वह लाल होकर विक्रम को घूर रही थी। महामहिम ने अपनी बाहों को मोड़ा, उनका चेहरा अहंकारी था। तुम पर मेरा एक एहसान है। अग्नि, जो शुतुरमुर्ग की तरह विक्रम की बाहों में अपना सिर छिपाए हुए थी, ने अचानक एक गंभीर चेहरे के साथ ऊपर देखा। मुझ पर तुम्हारा एहसान क्यों होना चाहिए? महामहिम ने अपना हाथ उठाया और अग्नि के माथे पर हल्की चपत लगाए। अगर मैंने तुम्हें नहीं बचाया होता तो तुम अब तक पूरी तरह से पागल हो चुकी होती। अग्नि ने बड़बड़ाते हुए कहा, मैंने तुम्हें मुझे बचाने के लिए नहीं कहा था। महामहिम ने आधी मुस्कान के साथ अग्नि की ओर देखा। तो क्या अब हम तुम्हें वापस हुआन युआन हवेली भेजने वाले हैं, क्या ऐसा है? अग्नि, महामहिम ने उसकी ओर लापरवाही से देखा और अग्नि ने अपने दांत पीसे, मानो वह इससे बच नहीं सकती थी। वह केवल कमजोर स्वर में कह सकी, ठीक है फिर। छोटी लड़की ने अपना सिर झुकाया और अपना निचला होंठ काटा। एक छोटे पिल्ले की तरह दयनीय लग रही थी, जो विशेष रूप से प्यारी लग रही थी। जैसे ही महामहिम का बड़ा गर्म हाथ उसके सिर पर रखा जाने वाला था, अग्नि ने ऊपर देखा। खट, महामहिम की हथेली अग्नि के सिर से टकराए और आवाज़ काफ़ी तेज थी। अग्नि ने अपना सिर पकड़ लिया। तुमने मुझे क्यों मारा? महामहिम, खांसते हुए, क्या वह ये कहने की हिम्मत कर सकते हैं कि वह वास्तव में उसके सिर को थपथपाना चाहते थे? अगर इस लड़की को पता चल गया तो कौन जानता है कि वह कितनी आत्मसंतुष्ट हो जाएगी। तुमने मुझे क्यों मारा? अग्नि ने मांग की। महामहिम केवल विषय बदल सकते थे। यह मुझे दो। महामहिम ने अपना हाथ बढ़ाया। क्या? अग्नि पूरी तरह से हैरान लग रही थी। महामहिम ने अपनी गहरी आंखों से अग्नि को एकटक घूरा, जो तारों की तरह चमकीली थी। बूढ़े हुआन युआन का गुप्त खजाना। अग्नि के दिल की धड़कन रुक सी गई। वे सभी अच्छी चीजें हैं, वह उनका बहुत अच्छी तरह से उपयोग करेगी। आपको पता होना चाहिए कि जब से उसने जुओ किंगलियू को मारने के लिए किसी को काम पर रखा है, उसके पास लगभग कोई पैसा नहीं बचा है और अब वह कंगाल है। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। अग्नि ने उपहास किया और अपना चेहरा घुमा लिया। प्रबंधक फैंग, हुआन युआन हवेली चलो। महामहिम बग्घी की दीवार के सहारे झुक गए। उनका लुभावना रूप से सुंदर चेहरा थोड़ी उठी हुई स्याही जैसी काली भौहों के साथ उन्हें अविश्वसनीय रूप से सुंदर बना रहा था। लेकिन अग्नि इसे देखकर पूरी तरह से घृणित महसूस कर रही थी। पेंशुकम से वह लुटेरा। प्रबंधक फैंग ने विक्रम की बातें सुनी। बस एक हल्के से मोड़ के साथ संकरी बग्घी वास्तव में उसके लिए घूम गई। अग्नि को वापस हुआन युआन हवेली भेजना कुछ ऐसा है जो विक्रम करने में सक्षम है। अग्नि ने तुरंत विक्रम का हाथ पकड़ लिया और उसे दयनीय दृष्टि से देखा। महामहिम का अभिमानी चेहरा अपनी तीखी रूपरेखा के साथ इतना सुंदर था कि किसी की भी सांसें रुक जाएं। उन्होंने अग्नि की ओर देखा और जोर से शिकायत की, बग्घी इतनी धीमी क्यों है? सर, एक ही पल में बग्घी इतनी तेजी से चलने लगी मानो वह उड़ रही हो। अग्नि ने एक हल्की सी आह भरी, खुद को अपनी गति से रोकने में असमर्थ, और उसका सिर एक जोरदार आवाज के साथ विक्रम की छाती से जा टकराया। अग्नि का सिर विक्रम की ठुड्डी से टकराया। विक्रम ठीक था, लेकिन अग्नि को इतना दर्द हो रहा था कि उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह हौंफती रही। लेकिन अग्नि को अब दर्द की परवाह नहीं थी। उसने विक्रम का हाथ पकड़ा और कहा, जल्दी से प्रबंधक फैंग को रुकने के लिए कहो। प्रबंधक फैंग की गति से वे पलक झपकते ही हुआन युआन हवेली पहुंच गए। हालांकि महामहिम का सुंदर देवता जैसा चेहरा बेहद अभिमानी था जब उन्होंने अग्नि की ओर देखा। अग्नि अंत में केवल समझौता ही कर सकती थी। ठीक है, तुम लूट में हिस्सा चाहते थे तो ये लो। अग्नि ने अपने आयामी स्थान में खोजने के लिए अपनी दिव्य चेतना का उपयोग किया। ये 10 वस्तुएं खजाने थीं। कोई ऐसी चीज जो दादाजी हुआन युआन को इतना क्रोधित कर सके, वह खजाना कैसे नहीं हो सकती? उनमें से किसी को भी छोड़ना दर्दनाक है। लेकिन स्थिति गंभीर थी, इसलिए अग्नि चुपचाप केवल एक दीपक निकालकर विक्रम को सौंप सकी। यह एक लालटेन थी जिसके छज्जे के चारों ओर 9 मोती लगे थे। ये साधारण लग रही थी, लेकिन इसमें वास्तव में एक चक्रव्यूह था। जब तक आप इस लालटेन को ले जाते, आप किसी सामान्य चक्रव्यूह में नहीं खोते। अग्नि ने मोटे तौर पर अनुमान लगाया कि दीपक की कीमत बहुत अधिक थी, कम से कम 10 आंगनों के बराबर। लेकिन यह उन 10 खजानों में सबसे कम मूल्यवान होना चाहिए, इसीलिए अग्नि ने इसे विक्रम के लिए चुना। महामहिम ने बिना कोई आवाज़ किए लापरवाही से अग्नि की ओर देखा। अग्नि चुपचाप दीपक को विक्रम के पास रख सकी। महामहिम की गहरी स्याही जैसी काली आंखें अग्नि पर टिकी थीं। उनकी आवाज़ धीमी और भारी थी, बस इतना ही। अग्नि कहना चाहती थी कि और कुछ नहीं है, लेकिन वह जानती थी कि बूढ़े मास्टर हुआन युआन को इतना क्रोधित करने के लिए इसे कहीं अधिक होना चाहिए।
अग्नि ने अपने दांत पीसे, उसका दिल बहुत दर्द कर रहा था, लेकिन फिर भी उसके पास नीचे से 9वां खजाना निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये लो तुम्हारे लिए। ये गोलियों का एक डिब्बा है, शाही स्तर की उन्नति की गोलियां, उत्कृष्ट गुणवत्ता की, और उनका एक पूरा डिब्बा शायद हुआन युआन परिवार के मुख्य शिष्यों के लिए तैयार किया गया था। महामहिम ने इसे एक तरफ रखने का इशारा किया, जारी रखो। अग्नि आग बबूला थी, महामहिम हम इतने लालची नहीं हो सकते। कुल मिलाकर ज्यादा कुछ नहीं था और मैंने आपको पहले ही 2 टुकड़े दे दिए हैं। आप महामहिम, प्रबंधक फैंग, क्या तुम टहल रहे हो? एक पल में बग्घी ने गति पकड़ ली और ठंडी हवा कानों के पास से सीटी बजाती हुई गुजरी। अग्नि, ठीक है, मैं बेमन से तुम्हें एक और दे दूंगी। अग्नि ने तीसरी वस्तु निकाली, लेकिन तीसरी वस्तु निकालने के बाद उसे चौथी, पांचवीं, छठी तब तक निकालनी पड़ी जब तक अग्नि आग बबूला नहीं हो गई। क्योंकि अब केवल 3 वस्तुएं बची हैं। पहला, उल्कापिंड तलवार बनाने के लिए कच्चा माल। दूसरा, सोने के धागे वाला नर्म कवच है, जो एक सुंदर मां के लिए सबसे उपयुक्त है। तीसरा, वह रहस्यमय पत्थर है। अग्नि को दिल से लग रहा था कि यह पत्थर निश्चित रूप से तारे के टुकड़ों से संबंधित है। बस इतना ही, सच में बस इतना ही, अन्यथा तुम मुझे हुआन युआन परिवार को सौंप सकते हो। अग्नि ने सारी उम्मीद छोड़ते हुए गुस्से से विक्रम को घूरा। विक्रम की गहरी, तारों जैसी काली आंखें अग्नि पर टिकी थीं, बिना पलक झपकाए उसे एकटक घूर रही थीं। उसकी आंखें इतनी उज्ज्वल और स्पष्ट थीं कि वे किसी व्यक्ति के दिल की गहरी गहराइयों में देख सकती थीं, जिससे छिपने के लिए कोई अंधेरा नहीं बचता था। अग्नि ने अपने दांत पीसे, वैसे भी अब कुछ नहीं बचा है। तुम बाद में आए, इसलिए अगर हम लूट का हिस्सा बांटते भी हैं तो तुम्हें बड़ा हिस्सा मिलेगा। विक्रम अडिग रहा। उसका चेहरा एक देवता की तरह सुंदर था, लेकिन उसकी आंखों में एक काला तूफान उमड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसने हाथ बढ़ाया, उसका चौड़ा लबादा उन तथाकथित खजानों से हल्के से टकराया। पैट पैट पैट, चटकने की कई आवाजें गूंज उठीं। ये दृश्य देखकर आश्चर्य से अग्नि की आंखें चौड़ी हो गईं। बिल्कुल नहीं, उसने असहाय होकर देखा कि उसके अनमोल खजाने, जिन्हें उसने बड़ी मुश्किल से छोड़ा था, विक्रम की आस्तीन से टकराने के बाद सब राख में बदल गए, पाउडर में बदल गए। विक्रम, अग्नि ने अविश्वास में विक्रम को घूरा। वह भी उस पर इतना दबाव डाल रहा था, उसे लगा कि विक्रम उसके साथ लूट का हिस्सा बांटना चाहता है और उसने मन ही मन बहुत शिकायत की थी, लेकिन पता चला। तुम इतने खर्चीले कैसे हो सकते हो? क्या तुम्हें पता है कि इन खजानों की कीमत कितनी है? तुमने इन्हें नष्ट कर दिया। तुमने वास्तव में उन सभी को नष्ट कर दिया। अग्नि लगभग रो पड़ी, क्योंकि अंदर ऐसे कई खजाने हैं जिनका वह उपयोग कर सकती है। कुछ चाओगे के लिए उपयुक्त हैं, कुछ क्यूलिंग के लिए उपयुक्त हैं और कुछ चाचा कियू के लिए उपयुक्त हैं। विक्रम, मैं तुमसे लड़ना चाहती हूँ। अग्नि आग बबूला थी। हालांकि महामहिम की आंखें भयानक थीं, जिनमें तूफान जैसा अंधेरा और क्रोध भरा था। उनके भीतर एक हिंसक, खून की प्यासी आभा उमड़ रही थी, जिससे उन्हें देखने वाले डर से कांप उठते और अनैच्छिक रूप से डर से दुबक जाते। पूछोगी नहीं क्यों? महामहिम ने उसे घूरा। अग्नि डरपोक और क्रोधित दोनों थी। क्यों? विक्रम से एक भयानक ठंडी आभा निकल रही थी। अगर तुमने फिर से खुद को खतरे में डालने की हिम्मत की तो बेहतर होगा कि तुम अपना ध्यान रखो। अग्नि बहस करना चाहती थी, लेकिन वह उस घटना को याद करने से खुद को नहीं रोक पाए। शुरू से ही जब उसने हुआन युआन परिवार से संपर्क करने की योजना बनाई थी, वह पूरी तरह से नुकसानदेह स्थिति में थी, फिर भी उसने कार्रवाई की। उसके कान में विक्रम की क्रूर आवाज गूंजी, क्या तुम्हें दूसरे तारे के टुकड़े, स्टार फ्रैगमेंट के बारे में खबर नहीं चाहिए थी? अग्नि ने अपने दांत पीसे। विक्रम ने हताशा से कहा, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि मुझे इसका जवाब पता है? तुम आकर मुझसे क्यों नहीं पूछती? अग्नि अपने दांत पीसती रही। विक्रम ने अग्नि के माथे पर उंगली चुभोई। हुआन युआन ये कौन है? वह लाशों के पहाड़ों और खून के सागर से बाहर निकला है। क्रूरता के मामले में तुम उसकी उंगली के बराबर भी नहीं हो। ताकत के मामले में तुम विरोध करने में असमर्थ हो। तुम्हारी उसे उकसाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? भगवान जानता है, जब समर राठौर ने मू जियाओलियू को जल्दी से भेजा तो उसका दिमाग सुन्न हो गया था और वह उड़ते समय लगभग फिसल ही गया था। उंगली चुभोए जाने से अग्नि की आंखों में आंसू छलक आए और उसने होंठ सिकुड़ते हुए विक्रम की ओर देखा। महामहिम ने कठोर चेहरे के साथ उसे फटकार लगाई, तुम गलत हो या नहीं? अग्नि, गलत हूँ। महामहिम, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? अग्नि, मुझे शर्म आती है। महामहिम, क्या तुम फिर से ऐसा करने की हिम्मत करोगी? अग्नि ने अपना सिर झुका लिया, अपनी गलती स्वीकार करने वाली एक दोषी पत्नी की तरह लग रही थी। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। महामहिम ने हल्के से उपहास किया। ये छोकरी अपनी गलतियों को स्वीकार करते समय हमेशा एक अच्छा रवैया रखती थी, लेकिन वह मुड़कर वही करती जो वह चाहती थी। उसने कभी सबक नहीं सीखा। अग्नि ने विक्रम की ओर देखा और धीरे से बड़बड़ाई, लेकिन फिर भी तुम्हें खजाने को नष्ट नहीं करना चाहिए था, ये बहुत महंगा है।
महामहिम ने अपनी आंखें घुमाईं। ये किस तरह के खजाने हैं? अग्नि की आंखें चमक उठीं। तो महामहिम मुझे इसका मुआवजा देंगे, है ना? विक्रम ने उसके माथे पर हल्की चपत लगाई। पैसे की लालची। अग्नि ने उसकी चौड़ी आस्तीन खींची। चाओगे? और अन्य लोगों के लिए लाभ सुरक्षित करने के लिए उसे अपना सम्मान बचाने की कोई परवाह नहीं थी। उन्हें जो चाहिए था वह प्राप्त करना सबसे महत्वपूर्ण था। महामहिम मुझे इसका मुआवजा देंगे, है ना? अग्नि ने उसकी बाँह हिलाई। महामहिम, विक्रम ने उपहास किया। भाई विक्रम। अग्नि तुरंत मान गई। विक्रम ने उसकी ओर देखा और एक अभिमानी उपहास किया। स्वाभाविक रूप से अग्नि इतने अच्छे अवसर को हाथ से नहीं जाने दे सकती थी, इसलिए उसने जल्दी से वह स्पष्ट पत्थर विक्रम को दिखाने के लिए निकाला। महामहिम, ओफ भाई विक्रम, क्या आप इस पत्थर को देख सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या इसमें कुछ अजीब है? विक्रम ने पत्थर पर एक नज़र डाली, फिर अपनी ठंडी नज़र अग्नि की ओर घुमाई। उसकी आंखें तारों वाले समुद्र की तरह गहरी और अथाह थीं। अग्नि उलझन में लग रही थी। महामहिम ने ठंडी आह भरी। जैसा कि उम्मीद थी, इसे पूरी तरह से साफ नहीं किया गया था। अग्नि तुरंत विक्रम के शब्दों का अर्थ समझ गई। उसने सहज ही पत्थर को अपने कब्जों में रखना चाहा, लेकिन महामहिम बहुत फुर्तीले थे और पहले ही पत्थर ले चुके थे। इसे मुझे वापस दो, मुझे वापस दो। अग्नि इसे छीनने के लिए आगे झपटी। ये तारे के एक टुकड़े का सुराग है, एक अनमोल खजाना जो उसके जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण है, और वह इसे जरा भी गलत तरीके से संभाले जाने की अनुमति नहीं दे सकती। अग्नि ने इसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन महामहिम ने अपना हाथ ऊंचा कर लिया और अग्नि इसे पकड़ने के लिए आगे झपटी और स्वाभाविक रूप से विक्रम की बाहों में जा गिरी। अग्नि ने उठने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उसका शरीर जकड़ा हुआ था और वह कितनी भी कोशिश कर ले, उठ नहीं पा रही थी। वह चिंतित हो उठी। विक्रम। महामहिम ने एक हल्का उपहास किया। क्या तुम अभी भी इस पत्थर का रहस्य जानना चाहती हो? हाँ। अग्नि, जो एक सेकंड पहले भयंकर थी, तुरंत एक कोमल भाव में बदल गई। दयनीय रूप से विक्रम की बाँह खींचते हुए विनती करने लगी, भाई विक्रम, कृपया मुझे बताएं, कृपया मुझे बताएं। महामहिम ने अपना शरीर घुमाया और अपने दाहिने हाथ से अपने बाएं कंधे पर इशारा किया। इसका अर्थ इतना स्पष्ट था, कौन नहीं समझेगा? अग्नि, जो हमेशा स्थिति को भांपने वाली थी, जल्दी से घुटनों के बल बैठ गई और महामहिम के कंधों की मालिश करने लगी। अग्नि एक शाही स्तर की कीमियागर है। एक्यूपंक्चर बिंदुओं की पहचान करने और अपने दबाव की शक्ति को नियंत्रित करने की उसकी क्षमता किसी और से बेजोड़ है। इसलिए महामहिम को तुरंत उसकी मालिश का लाभ महसूस हुआ। कैसा लग रहा है? क्या आपको आराम मिल रहा है? अग्नि ने चापलूसी करते हुए पूछा। तारे के टुकड़े के लिए महामहिम की थोड़ी सी चापलूसी करने में क्या हर्ज है? महामहिम ने सहमति में हामी भरी। ठीक ठाक है। अग्नि ने जल्दी से बग्घी की दीवार खोली और अंदर एक छोटी वर्गाकार मेज रख दी। मेज में एक छोटा लाल मिट्टी का चूल्हा लगा हुआ था। अग्नि ने सावधानी से एक प्याला चाय डाली और यह जांचने के बाद कि तापमान बिल्कुल सही है, उसने इसे दोनों हाथों से विक्रम को सौंप दिया। महामहिम, क्या आप थोड़ी चाय लेंगे? विक्रम ने अग्नि की ओर देखा। लड़की के नैन नक्श कोमल थे, गाल गुलाबी थे और पलकें झुकी हुई थीं। वह बेहद प्यारी लग रही थी, वसंत की धूप और सुबह की ओस में एक कोमल फूल की कली की तरह, जिससे एक ताज़ा सुगंध आ रही थी। लोगों को खुश करने के इस लड़की के जानबूझकर किए गए प्रयासों का ज्यादातर लोग विरोध नहीं कर सकते थे। ये कैसा है? क्या तापमान आरामदायक है? अग्नि की मुस्कान विक्रम को थोड़ी अजीब लगी। महामहिम ने झुंझलाहट के साथ उसकी ओर देखा और अपने बगल की खाली सीट को थपथपाया। अग्नि जल्दी से किनारे पर बैठ गई, इस बात से पूरी तरह अनजान कि वह विक्रम के कितने करीब थी। उसने लालसा से विक्रम को घूरा, फिर घबराहट में अपनी नज़र उस स्पष्ट पत्थर पर टिका दी। वह एक सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन शांत रहने की पूरी कोशिश कर रही थी। तारे का एक टुकड़ा तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण है? विक्रम ने अचानक कहा। अग्नि मूल रूप से विशेषज्ञ की व्याख्या सुनने के लिए तैयार थी, लेकिन वह इस वाक्य से स्तब्ध रह गई। विक्रम का सुंदर चेहरा अपने विशिष्ट नैन नक्श के साथ। अग्नि ने कुछ चिंता के साथ प्रबंधक फैंग की ओर देखा। महामहिम, विक्रम के विपरीत, प्रबंधक फैंग दिखावा करने वाले व्यक्ति नहीं थे। इतने अच्छे अवसर के साथ और ईश्वरीय सहायता के लिए जाने जाने वाले प्रबंधक फैंग, अगर वे इसका फायदा नहीं उठाते तो वे प्रबंधक फैंग नहीं होते। प्रबंधक फैंग ने गहरी सांस ली। कुमारी अग्नि, कृपया बैठ जाए। महामहिम ने निर्देश दिया है कि आपको सुरक्षित रूप से स्टारफॉल अकादमी वापस पहुंचाया जाए। अग्नि वापस बग्घी में नहीं गई, बल्कि बस प्रबंधक फैंग के बगल में बैठ गई। प्रबंधक फैंग, क्या वह व्यक्ति अभी अभी सम्राट महामहिम की ओर से था? प्रबंधक फैंग ने सहमति में सिर हिलाया। क्या वह बहुत शक्तिशाली है? प्रबंधक फैंग, सम्राट महामहिम के आसपास हमेशा कई सक्षम लोग रहेंगे। क्या विक्रम को रास्ते में कोई परेशानी होगी? आखिरकार विक्रम ने उसके लिए कदम उठाया था और हुआन युआन परिवार जैसे विशालकाय कबीले को नाराज कर दिया था। प्रबंधक फैंग, सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है? बूढ़े मास्टर हुआन युआन को बिना किसी स्पष्ट कारण के मानव छड़ी, बिना अंगों के में बदल दिया गया।
अग्नि ने अपना निचला होंठ काटा। सम्राट महामहिम अभी भी युवराज विक्रम को बहुत पसंद करते हैं। प्रबंधक फैंग ने आह भरी, उसे पसंद करने से क्या होता है? महामहिम अब एक महिला की खातिर जल्दबाजी में काम कर रहे हैं। इस गुस्से के कारण कितने लोग डर से कांप रहे हैं। क्या होगा यदि अन्य कुलीन परिवार उन्हें मजबूर करने के लिए एकजुट हो जाएं? अग्नि, एक सुंदरी के लिए लड़ने का विचार आपको कहाँ से आया? प्रबंधक फैंग ने अग्नि की ओर देखा और चुप रहे। अग्नि दुविधा में फंसी हुई अपना निचला होंठ काटती रही। क्या विक्रम का तलवार का प्रहार सच में उसके लिए गुस्से का आवेश था? अगर वह न होती तो वह बूढ़े मास्टर हुआन युआन पर इतना गंभीर हमला नहीं करता। क्या वह करता? लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? क्या ऐसा हो सकता है कि वह उसे पसंद करता हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अग्नि का दिमाग पूरी तरह से उलझ गया था, गोंद की एक गांठ की तरह। जैसे ही प्रबंधक फैंग जल्दी में आगे बढ़े, उन्होंने अग्नि की ओर नीचे देखा। सौभाग्य से ये धीमी समझ वाली लड़की आखिरकार सीधे समस्या का सामना कर रही है। ये तथ्य कि वह अलग थलग रहने के बजाय इस पर विचार करने में सक्षम है, पहले से ही एक बहुत बड़ा सुधार है, और हमें एक ही बार में उससे बहुत अधिक मांग नहीं करनी चाहिए। वे स्टारफॉल अकादमी पहुंचे। जैसे ही अग्नि अंदर गई, उसका दिमाग अभी भी सुन्न था। कुमारी, क्या आप ठीक हैं? कियूलिंग ने अग्नि को देखा और जल्दी से उसे पकड़ लिया। अगर वह फुर्तीली और तेज तर्रार नहीं होती तो युवा कुमारी का सिर चौखट से टकरा जाता। कुछ नहीं, अग्नि ने अपना सिर हिलाया। कुमारी, मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। लेकिन युवा मास्टर समर राठौर आ गए हैं। कियूलिंग ने अग्नि को देखा। समर राठौर। अग्नि ने जल्दी से अपना सिर घुमाया और समर राठौर को बाहर से अंदर आते देखा। न केवल समर राठौर बल्कि राजकुमारी फैंग भी। राजकुमारी फैंग ने चिंता के साथ अग्नि को देखा और कियूलिंग से कहा, जल्दी करो, अपनी युवा कुमारी को आराम करने के लिए अंदर ले जाओ। आज उसका बहुत खून बह गया है और वह अभी तक ठीक नहीं हुई है। कियूलिंग बहुत व्यथित महसूस कर रही थी और उसने जल्दी से अग्नि को बिस्तर पर लेटा दिया और अंदर बाहर उसकी देखभाल करने में व्यस्त हो गई। अग्नि बिस्तर पर आधी लेटी हुई थी और राजकुमारी फैंग ने उसे किसी भी ठंडी हवा से बचाने के लिए कंबल उड़ा दिया। अग्नि ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मैं इतनी नाजुक कैसे हो सकती हूँ? राजकुमारी फैंग ने झुंझलाहट के साथ अग्नि की ओर देखा। आज तुमने बहुत कुछ झेला है, तुम घायल हुई हो और खून बह गया है, और तुम अभी भी इतनी डरी हुई हो। अगर कोई और लड़की होती तो वह अब तक बेहोश हो चुकी होती। यह अच्छी बात है कि तुम दबाव को संभाल सकती हो। ध्यान से सोचने के बाद अग्नि को एहसास हुआ कि कल रात बाहर जाने के बाद से ही वह व्यस्त थी। सबसे पहले वह रक्त की बूंद हत्यारे संगठन में गई। घर जाते समय समर राठौर ने उसे बदसूरत लड़की के रूप में पहचान लिया और उसका लगातार पीछा किया। बाद में उसने अंततः पवन राजकुमार की हवेली में राहत की सांस ली, लेकिन फिर हुआन युआन हवेली में जन्मदिन का भोज आ गया। जन्मदिन का भोज कोई सामान्य आयोजन नहीं था, बल्कि एक साजिश थी, और सिर्फ साजिश नहीं बल्कि जहर दिया जाना था। अगर वह सावधान नहीं होती तो अपनी जान गंवा बैठती।